द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस एंड एडिटोरियल डिस्कशन 12 जनवरी 2022 स्टार्ट करेंगे एक ड्राइवरलेस ट्रैक्टर की न्यूज के साथ में। ड्राइवरलेस ट्रैक्टर मतलब चालक रहित ट्रैक्टर। आप लोग एक बार सोच सकते हैं कि हमारे देश में अगर चालक रहित ट्रैक्टर हम लोग लेकर आते हैं तो हमारे देश में ये एक रिवोल्यूशनराइज स्टेप होगा, यानी कि एक रिवोल्यूशन की तरीके से देखने को मिलेगा। तो क्या हमारे देश में ऐसा कुछ अभी किया नहीं गया है? महिंद्रा के द्वारा अभी एक ड्राइवरलेस ट्रैक्टर हमारे देश में भी इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ड्राइवरलेस कार के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा। सोचिए अगर ड्राइवरलेस ट्रैक्टर हमारे देश में आता है तो कैसा माहौल आप लोगों को देश के अंदर देखने को मिलेगा। कितने लार्ज स्केल पर हम लोग टेक्नोलॉजी का अगर यूज कर पाते हैं अपनी एग्रीकल्चर के अंदर, अपनी खेती बाड़ी के अंदर, तो कितने सारे लोगों को इससे फायदा होता हुआ नजर आएगा। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर एक मिडिल क्लास फैमिली का एक पर्सन भी ड्राइवरलेस ट्रैक्टर अगर अपने खेतों में यूज कर पाता है तो ये होगा रियलिटी में हम अपने किसानों को अब सही डायरेक्शन में लेकर चल रहे हैं। तो कई सारी ऐसी वीडियोस आप लोगों को देखने को मिलेगी जिनमें अभी अलग अलग कंट्री में ड्राइवरलेस ट्रैक्टर के ऊपर यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। आप लोगों से अगर पूछूं कि इसका प्राइस कितना है अगर इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाए तो आप लोग क्या बोलोगे? जैसे कि मैं अभी न्यूज देख रहा था, हमारी कंट्री में जो महिंद्रा के द्वारा जो ट्रैक्टर लाने की बात की जा रही है वो 7 से 8 लाख के बीच में ट्रैक्टर लाने की बात की जा रही है। यानी कि नॉर्मल जो ट्रैक्टर आप लोगों को देखने को मिलते हैं उनके बारे में आप लोगों को पता ही है, पर ये वाला जो ट्रैक्टर है ये 7 से लगभग 8 लाख के बीच में आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आपके हिसाब से इसका प्राइस क्या होना चाहिए कि एक मिडिल क्लास किसान भी यहां पर इस ट्रैक्टर को अफोर्ड कर सके, तो आप लोग क्या सजेस्ट करोगे? खासकर जो गांव में रहते हैं, जो कि ट्रैक्टर को देखते हैं बड़ी ही पास से और समझ पाते हैं ट्रैक्टर के बारे में, वो खासकर अपना सजेशन जरूर बताएगा। तो काफी अच्छा लगेगा मुझे सुनकर। आप लोग इसके बारे में जरूर अपनी राय देना। 12 जनवरी है, काफी कुछ शानदार डिस्कस करेंगे आज के द हिंदू न्यूज़पेपर और एडिटोरियल डिस्कशन के साथ में। पूरे न्यूज़पेपर का एक एनालिसिस आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो वीडियो को एंड तक एंजॉय कीजिएगा। बहुत ही शानदार ये डिस्कशन रहने वाला है। वीडियो के एंड में आप लोगों को कल के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर भी मिलेंगे। इसी के साथ में जो वोकैबुलरी थी वो भी आप लोगों को मिलेंगी 5। उनके ऊपर क्वेश्चन फॉर्म कीजिएगा, अपने एक तरीके से सेंटेंस फॉर्म कीजिएगा जिससे कि लंबे समय तक आप लोग उनको याद रख पाओ। आंसर राइटिंग के डेली 2 क्वेश्चन आप लोगों को देता हूं, ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा यूपीएससी का मेंस जो भी देख रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि क्या लेवल होता है क्वेश्चंस का। इससे आप लोग अच्छे से अपने आप को कंफर्टेबल फील कर पाते हैं, तो उनको आप लोग जरूर अटेम्प्ट किया कीजिए। डेली 2 क्वेश्चन होते हैं, एक आज के डिस्कशन से रहेगा और एक रहता है आप लोगों का पुराना यूपीएससी का क्वेश्चन जो कि आप लोग को अटेम्प्ट करना होता है। तो काफी कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा। सबसे पहले आज एक मोटिवेशनल कोट है जो मुझे बड़ी प्यारी लगी। मन की शांति से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी बड़ी दौलत नहीं है। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन मुझे बोले ना कि 1 करोड़ रुपए दे रहा है और उसकी वजह से मेरे मन की शांति भंग हो पा रही है और मैं जो है शांति में नहीं रह पा रहा हूं, तो उस 1 करोड़ रुपए को बिना सोचे हुए 1 मिनट में मैं साइड में उठा के रख दूंगा। क्योंकि अगर मन की शांति आप लोगों की हैम्पर हो रही है ना, तो आप लोग कभी भी किसी भी चीज के ऊपर फोकस नहीं कर पाएंगे, चाहे वो कितनी भी छोटी से छोटी चीज क्यों ना हो, चाहे बड़ी से बड़ी चीज क्यों ना हो। यार दुनिया भर के पैसे आप लोग कमा लोगे, पता नहीं क्या क्या आप लोग अचीव कर लोगे, अगर आप लोगों के मन में शांति है तो मन की शांति से ऊपर इस दुनिया में किसी भी चीज को प्रेफरेंस नहीं देना है। अगर रियलिटी में आप लोग अपने टारगेट को अचीव करना चाहते हो और खासकर अगर आप लोग यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये मन की शांति को आप लोग बोल सको कि एक ऐसी पोजीशन है कि जिसके बिना आप लोग पॉसिबल ही नहीं है कि एग्जाम क्लियर कर पाओगे। तो इसलिए हमेशा सबसे ज्यादा प्रेफरेंस आप लोगों को अपनी मन की शांति का देना है और यही आप लोगों को आप लोगों के टारगेट के अचीव भी पास में भी लेती हुई आप लोगों को अचीव कराती हुई आप लोगों को नजर आएगी। तो ये एक इतनी इंपॉर्टेंट बात है जो कि आप लोगों को हमेशा लाइफ में इसको सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए। क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इनको अटेम्प्ट कीजिए, इसके बाद में फिर आप लोगों को इनके आंसर मिलेंगे काफी अच्छे से। ये क्वेश्चन सारे मैक्सिमम वो होते हैं जो शाम को 8:30 बजे वीडियो आती है, सारा उसका एक रिवीजन भी आप लोगों का हो जाता है। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ये कैसी बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है या फिर एग्जीक्यूटिव बॉडी है? तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा, एक एक पॉइंट आप लोगों को बताऊंगा ताकि सारे कंफ्यूजन जो है वो आप लोगों के दूर हो जाएंगे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर बहुत ज्यादा न्यूज में रहा। जीएस वर्मा कमेटी, तो ये किससे रिलेटेड थी? यहाँ पर प्राइवेसी से रिलेटेड, फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड, जुडिशियल रिफॉर्म या फिर सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड? तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो देखता हूं कौन कौन सही आंसर देता है। देखो एक तो होता है ऐसे क्वेश्चन पूछ लेना जिनके बारे में कभी आप लोगों को पढ़ाया नहीं है, एक है कि ये 2-3 दिन पहले आप लोगों से सारे टॉपिक मैंने कवर किए हैं और उसके बाद में आप लोगों से पूछ रहा हूं, तो यार फिर तो आंसर देना आप लोगों का बनता है कि नहीं बनता है? तो इसलिए इनका आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा, जो कि काफी अच्छे से आप लोगों से मैंने डिस्कस भी किए थे। एक और काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, यहाँ पर ये बात की जा रही है चीता के बारे में। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में अभी चीता को इंक्लूड करने की बात की जा रही है, तो इसी के बारे में स्टेटमेंट है। बोला जा रहा है कि चीता वर्ल्ड का फास्टेस्ट लैंड मैमल आप लोगों को देखने को मिलेगा। आयुष्यन के अंदर अफ्रीकन जो चीता है उसको यहां पर रखा गया वनरेबल की कैटेगरी में, ठीक है। इसी के साथ में एशियाटिक जो चीता है उसको कंपेयर करते हैं अगर जो अफ्रीकन चीता से, तो आप लोगों को बड़ा देखने को मिलेगा अगर इसके साथ में कंपेयर करते हैं।
तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? स्टेटमेंट तो चलिए जो भी होगी यहां पर मैं आप लोगों को ये टॉपिक पूरा कवर करा चुका हूं ऑलरेडी, और फिर से एक बार इसके बारे में बताऊंगा जब आप लोगों को आंसर बताऊंगा। तो अच्छे से आप लोग इसको अटेम्प्ट कीजिए, देखता हूं कौन कौन जो है वो बिल्कुल सही आंसर देता है। और सही आंसर अगर आप लोग देते हो तो आप लोग के अंदर भी एक नया कॉन्फिडेंस आप लोग को देखने को मिलेगा, इसलिए आंसर ट्राई करने की कोशिश जरूर किया करो अच्छे से। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले आज तो नेशनल यूथ डे भी है यार। आज तो आप लोगों के लिए एक ऐसा दिन है जिसमें आप लोगों को शानदार सेलिब्रेशन करना चाहिए, क्योंकि जो कंट्री के जो यूथ होते हैं वही देश को आगे लेकर चलते हैं। तो 12 जनवरी को हर साल ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे भी है। तो एक कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट कोटेशन जो आप लोगों को लगते हैं स्वामी विवेकानंद जी की और आप लोगों की लाइफ में उसने इंस्पिरेशन डाला है, आप लोग उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए हो, तो कमेंट बॉक्स में बताओ ऐसी कोई एक कोटेशन जो आप लोगों को लगती है कि हाँ इसने मुझे हमेशा तत्पर अपने काम पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। तो बात की जा रही है इनके द्वारा जो अब की बार की थीम यहां पर रखी गई है, यह इट्स ऑल इन द माइंड। जो कुछ भी आप लोग सोच सकते हैं ना यार वो इस दुनिया में अचीव कर सकते हैं। तो अगर आप लोग एक बार अपने माइंड को उस लेवल पर सेट कर लेते हैं कि कुछ भी हो जाए यार ये तो अचीव कर छोड़ना ही है, तो आप लोग उसको अचीव कर लोगे। तो हमेशा अपने आप को इतना डेडिकेटेड रखिए अपने गोल के लिए, ताकि कोई भी दिक्कत आप लोगों को देखने को न मिले। इसी के साथ में यहाँ पर बहुत सारी चीजें और भी आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाती है। सारे नोट्स आप लोगों को मिल जाते हैं एसएलवी पीडीएफ के नाम से। 6-7 दिन के अंदर यहाँ पर 18,500 के करीब बच्चे जुड़ चुके हैं। तो अगर आप लोगों को लगता है फायदा चाहिए आप लोगों को, तो ये बिल्कुल जैसे विकिपीडिया होता है ना, उसी के पैटर्न पर एसएलवी पीडीएफ बनाए, ताकि कुछ भी सर्च करो आप लोगों को यहाँ पर मिलता रहे। तो उसी के बेस पर मैं यहाँ पर चीजें प्रोवाइड कराता हुआ चलता रहूंगा। तो आप लोग इसको अपनी लाइफ का पार्ट जरूर बनाइए। एडिटोरियल के ऊपर नजर डालते हैं और फिर हम लोग न्यूज एनालिसिस देखेंगे एक एक कर। यहाँ पर जो ये वाला एडिटोरियल है ये इलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में 5 राज्य में इलेक्शन होने वाले हैं, तो उसी के इर्द गिर्द यहाँ पर ये आर्टिकल अभी घूमते हुए नजर आएंगे, तो इनको आप लोग इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, आप लोग के राज्य में जहां जहां पर इलेक्शन है वहां पर आप लोग अच्छे से जाकर वोट डालिएगा, और बाकी जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम कवर करता ही रहूंगा। जीएसटी के बारे में बात की जा रही है, जिसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक अच्छा आर्टिकल है, थोड़ा सा और अच्छा बनाएंगे इसको, क्योंकि कुछ स्टैटिक भी इसमें ऐड करूंगा और फिर करंट हो जाएगा, तो बहुत प्यारा आर्टिकल बन जाएगा। हर एक लेवल पर आप लोगों को ये फायदा पहुंचाएगा। तो अच्छे से हम लोग समझेंगे ताकि कई सारी चीजें आप लोग अच्छे से जान सकें। जो नीचे वाला आर्टिकल है ये काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं आज का। रीजन क्या है? रीजन ये है कि हम लोग इंसान जो है बात करते हैं डेवलपमेंट के बारे में, पर लेकिन डेवलपमेंट के साथ में इन्वायरमेंट को भूल जाते हैं। तो डेवलपमेंट को इन्वायरमेंट के साथ में लेकर चलना चाहिए। और जो भी डेवलपमेंट के इंडेक्स हम लोग तैयार करते हैं, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स हो गया, क्या हम लोग उसमें इन्वायरमेंट को काउंट करते हैं? जबकि सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो है वो इन्वायरमेंट ही डालता है, पर लेकिन हम उसको भूल जाते हैं। तो उसके ऊपर बात करनी चाहिए। हेट स्पीच के बारे में यहां पर बात की जा रही है, यहां पर भी हेट स्पीच के बारे में बात की गई है, और एक न्यूज एनालिसिस के अंदर भी आप लोगों को हेट स्पीच का आर्टिकल देखने को मिलेगा। तो इन दोनों को कंबाइन करके डिस्कस करूंगा, ताकि कोई भी दिक्कत आप लोगों को देखने को न मिले। सारी चीजें एक एक कर एक एक पॉइंट आप लोग समझ में आते जाएंगे। बस थोड़ा सा पेशेंस आप लोगों को बनाए रखना है, जो भी चीजें बताऊंगा बहुत अच्छे से आप लोग अंडरस्टैंड कर पाओगे। ठीक है, केरला के बारे में बात की जा रही है, आर्टिकल को आप लोग इग्नोर कर सकते हो। बेसिकली बात की जा रही है यहाँ पर केरला के अंदर में मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के बारे में जो भी दिक्कतें देखने को मिलती हैं, इतना आप लोग बोल सकते हैं कि आज की डेट में ये केस हर जगह देखने को मिलते हैं। जैसे अभी आप लोगों से बात करूं मैं हैशटैग मीटू कैंपेन के बारे में। तो हैशटैग जो मीटू कैंपेन था वो क्यों यहां पे आया, उसका बेसिक पर्पज यहां पर ये था ताकि किसी भी महिला के साथ में, किसी भी सेक्शन में सोसाइटी में अगर उसके साथ में कुछ गलत हुआ हो, तो हैशटैग मीटू लिखकर वो अपनी स्टोरी किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर कर सकती है। अगर वो सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करती है तो वो जो चीजें हैं वो पब्लिक में आएगी और उसके ऊपर डिबेट और डिस्कशन होगा। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत जगह यहां पर, इवन अपनी कंट्री के अंदर भी दुनिया भर के ऐसे हैशटैग मीटू के जो कैंपेन थे उनको शेयर किया गया। तो इससे कई सारी ऐसी नामी ग्रामी हस्ती जो पब्लिक के सामने आई यहाँ पर, जिसके चलते यहाँ पर कुछ न कुछ यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ प्रतिबंध किए गए, ताकि आगे चलकर ऐसी कोई दुर्घटना देखने को न मिले और लोग भी थोड़ा डरे। एक डिटरेंस होना चाहिए ना, कि किसी भी लड़की को छेड़ रहे हो, किसी भी आनन फानन में आप लोग अपनी किसी भी मर्जी चला रहे हो यहाँ पर, तो इतना होना चाहिए कम से कम कि वो इंसान जो है वो यहाँ पर कम से कम थोड़ा सा सहमा रहे। तो ये बात आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो आर्टिकल है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा यहाँ पर डिफरेंट और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आर्टिकल मुझे लगा कि आज की डेट में अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है वो अपनी कोई जॉब कर रहा है, तो जॉब के साथ साथ में उस पर्टिकुलर पर्सन को अगर कोई साइड में काम करना चाहिए, तो क्या वो जिस कंपनी में जॉब कर रहा है उसको वो अलाउ करना चाहिए या फिर नहीं अलाउ करना चाहिए, और इंसान को अपने आप को कितना बर्डन करना चाहिए। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ से तो आप लोगों को बेसिकली थोड़ा कम, पर लेकिन अगर बात करें एग्जाम में अगर बोल सकते हैं थोड़ा सा एथिक्स के पॉइंट ऑफ से आप लोग इसको काउंट कर सकते हैं। पर दूसरी साइड में अगर चाहे तो पर्सनल आप लोगों को पता होना चाहिए
चाहिए, अगर कहीं पर भी आप लोग काम करते हैं तो आप लोगों को अपने आप को कैसे लेकर चलना है, तो उसके बारे में यहाँ पर बात करूंगा। तो डिफरेंट है पर इंटरेस्टिंग है, ठीक है, यानी कि टेढ़ा है पर मेरा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। ये है डेटा पॉइंट, कहां कहां पर कितने डोज चले गए और किस किस को कितने मतलब किस एरिया में कवर कर लिया, कहां पर कितने केसेस आ रहे हैं। तो इग्नोर कर सकते हैं, पर लेकिन कोरोना को इग्नोर नहीं करना है, ये डेटा को इग्नोर करना है, अपनी हेल्थ के ऊपर जरूर ध्यान रखना है। रिक्वेस्ट है यार आप लोगों से, अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखिए। बाहर भी जाते हैं कहीं पर तो कोशिश करो कि अपना सैनिटाइजर मास्क वगैरह साथ रखो, डिस्टेंस बना के रखो, क्योंकि कंडीशन जो है फिर से इस लेवल पर आ रही है कि थर्ड वेव अगर आएगी बहुत सारे और लोगों को लपेट कर चली जाएगी। तो जितना ज्यादा अपने आप का ध्यान रख सकते हैं उतना ज्यादा ध्यान आप लोगों को रखना है, ठीक है। एक यहाँ पर बात की जा रही है, ये वाला जो आर्टिकल है छोड़ूंगा कुछ नहीं, ये सोच रहे हो कई सारे बच्चे इसके बारे में नहीं बताया सर ने अब तक, बताऊंगा टेंशन मत लो। ये वाला आर्टिकल है किसके बारे में, चेस के बारे में। आखिर क्यों आया है यहाँ पर ये चेस के बारे में, क्योंकि यहाँ पर भारत सुब्रमण्यम ये अभी 73rd यानी कि 73वें ग्रांड मास्टर बने हैं संडे में। तो ये याद रखिएगा 14 साल का ये बच्चा है, तो एक शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिली। तो क्वेश्चन कई बार पूछ ले जाते हैं इस तरीके वनडे टाइप एग्जाम के अंदर भी आप लोगों से, तो याद रखिएगा। अगर कभी भी चेस के बारे में कभी भी आप लोग किसी चीज के बारे में याद रखिए तो हमेशा एक इंसान के बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा, विश्वनाथ आनंद। ये एक ऐसे महान प्लेयर हैं चेस की दुनिया के जिन्होंने हमारी कंट्री में चेस को एक तरीके से पॉपुलराइज किया। जैसे आप लोग बोलते हैं ना क्रिकेट के गॉड किसको बोलते हैं आप लोग, सचिन तेंदुलकर जी को बोलते हो ना, इसी तरीके से यहाँ पर आप लोग चेस के गॉड इंडिया के अंदर इनको बोल दोगे आप लोग, क्योंकि इन्हीं के द्वारा इतना रिवोल्यूशन लाया गया बेसिकली चेस के फील्ड में कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। चेस के बारे में कोई जानता भी नहीं था ज्यादा, बस हाँ इक्का दुक्का बैठ के घर पे खेल लिया। पर आज के डेट में दुनिया भर के हमारी कंट्री के प्लेयर हैं। टॉप अगर बात करें 13 के अंदर में जो यहाँ पर आज के डेट में 5 इंडिया के प्लेयर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पर कि हमारी जो कंट्री के अंदर ये पोजीशन है ये कैसी बढ़ती नजर आ रही है। और वर्ल्ड में अगर चैंपियन के बारे में बात करें तो मैग्सन कार्लसन, इनका नाम आप लोग याद रखते हैं, बहुत शानदार प्लेयर है यहाँ पर, ये चेस की दुनिया के बादशाह बोल सकते हैं। अब ये किस कंट्री से निकल कर आते हैं ये आप लोगों को बताना है। देखता हूं कौन कौन चेस में इंटरेस्ट रखता है। क्या आप लोगों का चेस में इंटरेस्ट है वैसे? अगर हाँ तो यस। क्या आप लोगों ने कभी चेस की कोई टूर्नामेंट खेली है तो बताइएगा जरूर। काफी अच्छा गेम है यार, शानदार गेम आप लोग इसको बोल सकते हो, ठीक है। इसी के साथ में कई सारे बच्चे बोले थे कि सर एक मेंस के आंसर राइटिंग से रिलेटेड कोटेशन या फिर एसए में यूज करने के लिए कोटेशन दिया करो। तो एक नया अपडेट है, आज से आप लोगों को आंसर राइटिंग तो देखिए डेली में आप लोगों को 2 देता ही हूं, उसी के साथ में अब आप लोगों को यहाँ पर कोटेशन भी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर डेली एक कोटेशन आप लोगों के लिए रह करेगी। यहाँ पर अगर बात करें तो ये जेंडर इक्वलिटी के बारे में कुछ लिखने के लिए आता है। तो यहाँ पर गलेरिया स्टेमन की यहाँ पर ये कोटेशन है जिसमें बोला गया है कि ए जेंडर इक्वल सोसाइटी वुड बी वन, जहां पर अगर बात करें वन वेयर द वर्ल्ड जेंडर डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि एक जेंडर इक्वल सोसाइटी का मतलब क्या है कि यहाँ पर जेंडर इक्वली न रहे, मतलब जेंडर एग्जिस्ट ही ना करें कि हाँ जेंडर नाम की कोई चीज है। वेयर एवरीवन कैन बी देमसेल्फ, यानी कि हर एक इंसान जो है वो स्वयं में रहे, ऐसा नहीं कि यहाँ पर ये मेल है ये फीमेल है, इसको ज्यादा प्रेफरेंस सोसाइटी में देना चाहिए, इसको कम प्रेफरेंस देना चाहिए। तो अगर कुछ भी लिखने के लिए आता है निबंध में या फिर आप लोग बात करें अगर यहाँ पर ऐसे, तो डेली एक कोटेशन में ट्राई करूंगा, कम से कम 6 दिन तो 6 कोटेशन आप लोगों को दूं, अगर संडे को ना भी दिया जाए तो 6 कोटेशन कम से कम हफ्ते में आप लोगों के पास में आएगी, ठीक है। आई होप कि आप लोग इसको एंजॉय कर पाओगे। और भी कुछ ऐसी चीजें रहेंगी जो इंपॉर्टेंट लग रही हैं, अपडेट करता रहूंगा, तो बता दिया करो जो भी आप लोगों को लगता है ये चीजें इंक्लूडेड होनी चाहिए। तो अभी आप लोगों की कितनी सारी चीजें हो चुकी है इस लेक्चर के अंदर, आप लोग देखते हैं आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन देता हूं डेली, इसी के साथ में आप लोगों के लिए वोकैबुलरी रहती है, यहाँ पर प्रीलिम्स के 3 क्वेश्चन रहते हैं, इसी के साथ में बहुत सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, स्टैटिक पोर्शन। तो एक बेहतरीन रेसिपी आप लोगों के सामने यहाँ पर बन चुकी है आज की डेट में। आंसर राइटिंग कौन कौन अटेम्प्ट कर रहा है, पीडीएफ भी सारी प्रोवाइड करा देता हूं टेलीग्राम पर, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाकर पीडीएफ सारी डाउनलोड कर लेना, यहाँ पर सारी इकट्ठी मिल जाती है। इसी के साथ में आंसर राइटिंग किसने यहाँ पर लिखा, कल जो आंसर मैंने आप लोगों से पूछा था, क्योंकि कई सारे बच्चे जो हैं वो आंसर राइटिंग यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, तो आंसर राइटिंग में आप लोगों को प्रॉपर पार्टिसिपेट करते रहना है। लगभग यहाँ पर देखते हैं 59,000 बच्चे जुड़े हैं और मैं डेली आप लोगों को 2 क्वेश्चन पोस्ट करता हूं। कल भी मैंने आप लोगों के 2 क्वेश्चन पोस्ट किए यहाँ पर। एक तो बात की यहाँ पर सेंट्रल एशिया के साथ में क्या रिलेशन है, बहुत सारे बच्चों के द्वारा आंसर दिए गए, देखो यहाँ पर कितने सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। इसी के साथ में यहाँ पर अगर बात करें, एक था लास्ट अभी जो यहाँ पर यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, ये था, एक सेकंड कट रहा है थोड़ा, अब ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देखते हैं तो ये सारी चीजें आप लोगों के सामने निकल कर आती है। तो पूरा आंसर राइटिंग के लिए ग्रुप है यहाँ पर जिसको आप लोग अच्छे से एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। और छोटी सी इंफॉर्मेशन एक और यहाँ पर, यार कभी कभी दिक्कत हो जाती है, जैसे कल जो था वीडियो 7 बजे आई, टाइम क्या है 6:30 बजे है, क्योंकि पहली जो वीडियो अपलोड करी मैंने उसमें क्या हुआ, वो प्रोसेसिंग चलती रही 45 मिनट तक, पब्लिक ही नहीं हुई, ठीक है। दूसरी बार फिर से जब अपलोड करी तो 2 अपलोड हो गई, तो पहले वाली 45 पर ही अटकी रही और ये दूसरे वाली जो है वो पब्लिक होकर सामने आ गई, तो पहले वाली मैंने डिलीट मार दी। पर लेकिन जैसे ही दूसरे वाली सामने आई तो दूसरे वाली के साथ में हरकतें हो गई, दूसरे वाली जो है वो यहाँ पर आप लोग देखते हैं इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी। तो ये ऐसी रिस्ट्रिक्शन कंटिन्यूअसली यहाँ पर चलती रहती है। तो आप लोगों को 3 काम करने हैं, एक तो करना है लाइक, कमेंट और शेयर, ये फीडबैक होता है यूट्यूब के लिए जिससे वीडियो सही डायरेक्शन में जाती है।
तो ये रेगुलर आप लोग को करना है। अगर आप लोग रियलिटी चाहते हैं तो चीजें ढंग से चलती रहे, तो ये कम से कम आप लोग करना पड़ेगा। कोई टाइम नहीं लग रहा है इसमें, आप लोगों का कोई कॉस्ट नहीं लग रही है, मुझे नहीं लगता कि आप लोग इस काम को करने में कोई दिक्कत होनी चाहिए। और अगर हो रही है तो एक काम करिए, फिर वीडियो को रिपोर्ट करिए। दोनों में से कम यार एक ऑप्शन तो करो, बीच में मत रुको। या तो उसको रिपोर्ट करो वीडियो को भी अच्छी नहीं है, या फिर ये 3 काम करो, एक चूज कर लो कम से कम। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल मुझे जो लगा उसके बारे में बात करता हूँ। स्टार्टिंग में रॉकेट सिंह मूवी आप लोगों ने किस किसने देखी है? रॉकेट सिंह मूवी में यहाँ पर ये जो आप लोगों ने यहाँ पर देखा होगा पूरा बहुत ही शानदार, मुझे ये बेसिकली जो इनका रोल लगा यहाँ पर, उसमें सबसे शानदार चीज क्या थी? सबसे शानदार चीज यहाँ पर ये थी कि स्टार्टिंग में जब बंदा कंपनी के अंदर गया ना, दुनिया भर की मजाक उड़ाएगी। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर इनके ऊपर इस तरीके से एरोप्लेन फेंके गए, छोटे छोटे बनाकर कागज के, बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिली। पर जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ी, चीजें समझ में आने लगी, तो इंसान का पैटर्न चेंज होने लगा। आज की डेट में कोई भी अगर कहीं पर भी काम कर रहा है, किसी पर्टिकुलर कंपनी के अंदर कोई इंसान काम कर रहा है, तो पैरेलल में कोशिश करता है कुछ ना कुछ जुगाड़ अपना रखे। यानी कि या तो ऑनलाइन वो कुछ काम करता रहे, इसी के साथ में कोई अपना छोटा मोटा पार्ट टाइम जॉब करता रहे। आज के में जो बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, वे भी आप लोग कहीं ना कहीं पार्ट टाइम जॉब करते हुए नजर आएंगे और अपना खर्चा निकालते हुए नजर आएंगे। तो बहुत सारे लोग आज के में इस काम को करते हैं। पर लेकिन बात यहां पर थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर कोई ये काम करता है तो क्या कंपनी को उसको ये काम करने से रोकना चाहिए? तो ये है बेसिकली मुद्दा। यानी कि अगर साइड में कोई और काम लेकर चल रहा है, मल्टीपल जगह वो अपना हाथ फैलाए हुए है, तो क्या कंपनी को उसको रोकना चाहिए? यहां पर तो यहां पर एक उदाहरण दिया गया कि पीयूष नाम का एक लड़का है जो आईटी में एक स्टार्टअप के अंदर काम करता है बेंगलुरु के अंदर। पर लेकिन साइड में वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी कुछ काम करता है, इसी के साथ में इंडिपेंडेंट अपना खुद का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कुछ काम कर रहा है, कुछ डेवलप कर रहा है अपना। तो बहुत सारी चीजें वो साथ में लेकर चल रहे हैं। तो क्या यहां पर इस तरीके से इंसान को काम करना चाहिए? तो यहां पर देखिए 2 चीजें आती हैं। एक तो लेते हैं उस पर्सन के हिसाब से जो कि यहां पर ये काम कर रहे हैं, और एक लेते हैं उसके हिसाब से जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं। तो दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए अगर चीजों को अच्छे से लेकर चलना है। देखिए यहां पर क्या हुआ था रॉकेट सिंह मूवी के अंदर में, इन्होंने क्या किया, इस कंपनी के अंदर यहां पर एक काम कर रहे थे और सबने मिलकर अपनी अंदर ही अंदर एक अलग से कंपनी क्रिएट कर दी अपनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए, कंप्यूटर को ठीक करने के लिए। पर लेकिन दिक्कत क्या थी यहां पर, ये कंपनी तो इन्होंने बना ली, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम निकल कर आई, उस कंपनी में जो भी इनका काम चल रहा था, जिनके द्वारा अपनी खुद की कंपनी बनाई गई थी, सबके द्वारा इकट्ठा हो गए, सबसे ज्यादा बुरी काम ये रही कि सारे रिसोर्सेज जो थे ये उसी कंपनी के यूज कर रहे थे जिस कंपनी में काम कर रहे थे। तो ये एक सही तरीका यहां पर नहीं है। अगर किसी कंपनी में आप लोग काम करते हो तो उस कंपनी के रिसोर्सेज आप लोगों को यूज नहीं करने। अगर उस कंपनी में आप लोगों का टाइम सुबह 9 बजे से लेकर, अगर आप लोगों का टाइम कोई भी है, मान लीजिए 9 बजे से लेकर आप लोगों का 4 बजे तक या 3 बजे तक जो भी है, तो उसका जो भी टाइम है आप लोगों का, उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आप लोगों को अपना पर्सनल कोई काम नहीं करना चाहिए। कम से कम वहां पर वो कंपनी आप लोगों को उसके पैसे दे रही है, तो वहां पर आप लोगों को उस कंपनी के लिए काम करना चाहिए। अब उसके अलावा अगर आप लोग टाइम निकाल पाते हैं तो आप लोगों को जो भी लगता है वो काम आप लोग करना चाहिए। तो ये एक एथिकल प्रैक्टिस के अंदर आएगा। पर लेकिन अगर उसी कंपनी के अंदर बैठकर उसी के रिसोर्सेज आप लोग यूज कर रहे हो, घर पर बैठकर काम कर रहे हो, कंपनी में जाकर सो रहे हो वहां पर, ठीक है कि हाँ चलो यहाँ नींद निकाल लेते हैं, पैसे तो मिल रहे हैं, तो ये सही तरीका यहाँ पर नहीं होता है। तो इसके चलते क्या होता है, वो लोग खासकर जो आज की डेट में अच्छा काम करते हैं, अपनी जिंदगी को एक सही डायरेक्शन में लेकर चलना चाहते हैं, उनको भी प्रॉब्लम देखने को मिलने लगती है। तो बोला सीधा सीधा यहाँ पर यह गया कि देखिए जो भी अगर कोई मल्टीपल इस तरीके काम करना चाहता है तो उसको कम से कम इतना करना चाहिए कि उस कंपनी के रिसोर्सेज यूज न करे और अपना एक प्रोजेक्ट खुद से अगर लेकर चलना है तो अपना टाइम, अपना पैसा, अपना खुद की जो एक तरीके से रिसोर्सेज है उनको यूज कर वो कोई भी काम कर सकता है। और इससे कंपनी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कंपनी है, जो कंपनी का जो मालिक है, अगर कल को कोई ऐसा पर्सन कुछ अपना काम करता है और कंपनी के टाइम पर कंपनी का काम कर रहा है, कंपनी का जो प्रॉपर एक डेडिकेशन है वो दिखा रहा है, और पर्सनल भी अपना कुछ काम कर रहा है, तो वो पर्सनल काम कुछ भी हो सकता है वो गिटार बजाना सीख रहा हो सकता है वो अपना हेल्थ को ठीक कर रहा हो सकता है वो कोई और प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हो एज ए फ्रीलांसर, तो वो उसकी खुद की लाइफ है, वो अपना टाइम जहां चाहे वो दे सकता है, उसमें कंपनी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कंपनी को भी थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट ऐसा रखना चाहिए कि उसको अलाउ करना चाहिए कि वो अपना काम कर सके, यानी कि बर्डन इतना कर दे बंदे को कि कंपनी में तो बैठा बैठा काम कर ही रहा है, बचे हुए 5-6 घंटे है घर में जाकर भी वो कंपनी का ही काम कर रहा है। तो इंसान को गधा नहीं बनाना है, उसको खुद थोड़ा सा सहूलियत देनी है कि वो अपना काम तो करे, साथ में थोड़ा सा लिबरल तरीके से भी अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सके। उसको लगता है पार्टी करने जाना है तो पार्टी करने जाए। हर एक एज के बंदे की कोई ना कोई इमोशंस होती है, कोई करियर होता है, कोई वर्किंग एंगेजमेंट होती है। तो ऐसा थोड़ा नहीं कि किसी कंपनी में काम कर रहा है तो बस वही काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों के लिए लेक्चर ले रहा हूं, तो लेक्चर लेना मेरा एक तरीके से एक पर्टिकुलर काम हो गया, मेरी जिंदगी का एक पार्ट हो गया, जो कि एक इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी जिंदगी का। पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसके अलावा मेरी जिंदगी में कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं है। मेरी जिंदगी में मेरी खुद की भी जिंदगी है, मेरे खुद के दोस्त हैं, मेरे परिवार है, अपनी खुद की भी मन करता है कभी कहीं
हैं, घूम के आए, वो सारी चीजें हैं। तो एक इंडिविजुअल की तरीके से अगर मैं अपना जो काम कर रहा हूं उस काम में अगर मैं कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा हूं, वो काम अगर मैं 100% तरीके से कर रहा हूं, तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए अगर मैं अपनी जिंदगी कहीं पर अलग तरीके से एंजॉय कर रहा हूं। तो ये होता है बेसिकली एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना, और इसी इन्वायरमेंट में इंसान जो है वो एंजॉय करेगा अपनी लाइफ को, और एक अच्छा वर्किंग इन्वायरमेंट उसको देखने को मिलेगा, तो उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ती नजर आएगी। पर लेकिन अगर उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, नहीं तुमको तो इसी कंपनी में काम करना है और इतने टाइम तक काम करना है, घर पर भी जाकर तुमको इसी का काम करना है, तो वो इंसान जो है वो एग्जॉस्ट होता हुआ नजर आएगा, और उस इंसान की एफिशिएंसी तो घटेगी घटेगी, ब्रेक डाउन भी वो इंसान हो सकता है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए यहां पर काम करना चाहिए कि किस तरीके से उसका एंगेजमेंट है काम के साथ में, किस तरीके से उसका जॉब के साथ में सेटिस्फेक्शन है, कैसा यहां पर वर्क का उसका कमिटमेंट है, कैसा वर्क के साथ में एंगेजमेंट है, किस तरीके से जॉब की क्राफ्टिंग देखने को मिल रही है। तो एक अच्छा पैटर्न अगर रहेगा तो सारी चीजें साथ में चलेगी। आप लोगों का क्या रहे इसके बारे में? अगर मान लीजिए आप लोग एक कंपनी के मालिक है और एथिक्स के अंदर आप लोगों का एक क्वेश्चन आ गया और आप लोगों से बोल रहा है कि आप लोग एक कंपनी के मालिक हैं, उस कंपनी में आप लोग काम करते हैं और वहां पर कुछ इंप्लॉय ऐसे हैं जो आप लोग की कंपनी के रिसोर्सेज जो है वो यूज कर बाहर जाकर उनको यूज कर रहे हैं या फिर अपनी पर्सनल बेनिफिट के लिए उनको यूज कर रहे हैं, तो आप लोग उस तरीके को उस चीज को कैसे डील करोगे? तो यहां पर क्या आप लोग अपने इंप्लॉय को अलाउ करोगे कि वो बाहर जाकर भी कोई काम कर सकता है जबकि कंपनी के सारे काम वो प्रॉपर वे में कर रहा है? तो अलग तरीके से इवन आप लोगों से इंटरव्यू में भी इसके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, रीजन क्या रहता है? रीजन ही रहता है, मान लीजिए कई सारे लोग क्या रहते हैं, आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, फिर मान लीजिए उनके अंडर काम करने वाले लोगों को अपने घर के कामों के लिए यूज करते हैं, जबकि उसके लिए अलग से मेंबर रहते हैं, उसके लिए वो प्रॉपर अगर बात करें तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए कि ये ऐसा कर लो कि घर की सब्जी लेकर आ जाओ, वो ला जाओ, मतलब उसके लिए अलग से लोग अगर मिले हुए हैं और पता चला कोई ऐसी रैंक पर है जिसको नहीं मिले हैं तो वो भी यूज कर रहे हैं उनको, तो पर्सनल गेन के लिए चीजों को यूज करना वो कितना एथिकल है? तो ये गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेज हैं ये कितना एथिकल तरीके से आप लोग यूज कर रहे हैं? ये तो बिल्कुल ऐसे ऐसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया देश के अंदर में, पर लेकिन फिर भी आप लोग क्या कर रहे हैं? गवर्नमेंट की गाड़ी को यूज कर रहे हैं, गवर्नमेंट का जो भी सामान है वो सारा यूज कर रहे हैं अपने खुद के प्रमोशन के लिए। तो ये बोलता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि भाई ठप्पा लग चुका है, अब कुछ नहीं कर सकते आप लोग, किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, गवर्नमेंट का व्हीकल यूज नहीं कर सकते, सारी चीजें अब आप लोग की बैन हो चुकी हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर बनता है। ठीक है, तो कुछ भी सोचा करो यार, खुले माइंड से सोचा करो, घिचपिच नहीं करनी है जिंदगी में, बैलेंस लाइफ लेना है, और वो तभी हो पाएगा जब आप लोग प्रॉपर वे में अपनी जिंदगी को जीना स्टार्ट करोगे। जैसे मान लीजिए सुबह को आप लोग 5, 4, 5, 6 किसी भी टाइम उठ गए, तो उठने के बाद में अपनी जिंदगी को एक सही डायरेक्शन लेकर चलनी है, एक प्लानिंग के थ्रू। जो प्लानिंग आप लोगों ने सोने से पहले की थी वो प्लानिंग को आगे लेकर चलो, बहुत प्रोडक्टिव आप लोगों की लाइफ होती नजर आएगी। तो यहाँ पर एथिक्स का मैंने आप लोगों को एंगल बता दिया, इसी के साथ में पूरा आर्टिकल हो गया और बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें मैंने बता दी कि एक बैलेंस कैसे बनाकर आप लोग चल सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग चीजें समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और हाँ, ये जो कोटेशन है ना, ये भी मैं आप लोगों को रेगुलरली पेस्ट करता जाऊंगा एसएलई पीडिया वाले चैनल पर, ताकि अगर आप लोग कल को अगर ढूंढो तो आराम से आप लोग को मिल जाए। तो वहां पर सारी कोटेशन आप लोग की इकट्ठी होती चली जाएंगी। ठीक है, तो इनको भी आप लोग देख लेना, ताकि अगर कभी भी आप लोग रिवीजन करने भी बैठो तो आप लोगों को पता चलता रहे। और एक और छोटी सी बात, यहाँ पर हर एक कोटेशन के बैकग्राउंड में मैं लिख भी दिया करूंगा ये कोटेशन किस चीज की है, सोसाइटी के लिए है या फिर हेल्थ के लिए है, एनवायरमेंट के लिए है, तो ये भी कर दूंगा। ठीक है, अब इससे ज्यादा और क्या करवाओगे यार। ठीक है, तो अपना थोड़ा सा ध्यान रखिए और जो वीडियो को थोड़ा सा सपोर्ट देते रहो, उससे थोड़ा सा मतलब देखो, मुझे दिक्कत नहीं है आप लोग लाइक डिसलाइक ना करो, मुझे अच्छा भी नहीं लगता है बोलना। दिक्कत यह है कि ये यूट्यूब जो हरकतें करता है ना, उसको रिस्ट्रिक्शन में डालता है, और ये हर तीसरे दिन होता है ऑल्टरनेटिव डेज पे, और हफ्ते हफ्ते पड़ी रहती है। ठीक है, तो ये दिक्कतें देखने को मिलती है। चलिए जो भी है आगे बढ़ते हैं। आगे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ से तो इंपॉर्टेंट है, ये डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ से भी काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा। कई बार आप लोगों ने देखा होगा ग्लेशियर दुनिया भर के पिघल रहे हैं, कई तरीके के इस तरीके से दिक्कतें देखने को मिल रही है, जगह जगह बाढ़ आ रही है। चाहे दुनिया में कहीं पर भी आप लोग चले जाओ, इंडिया के अंदर अगर चले जाओ आप लोग, यहाँ पर से कोच्चि हो गया, टोरंटो हो गया, ठीक है, लागोस हो गया, ये फ्लोरिडा हो गया, या फिर कहीं भी दुनिया में आप लोग चले जाओ, रीड जनेरियो हो गया, यानी कि किसी भी कॉन्टिनेंट पर अगर कहीं भी आप लोग जाकर आज के दिन में बैठो, ये अगर बात करो साउथ अमेरिका के, नॉर्थ अमेरिका के अंदर, साउथ अमेरिका के अंदर, अफ्रीका के अंदर, यूरोप के अंदर, एशिया के अंदर, हर जगह आप लोगों को इसका इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। पर लेकिन हम पता है कितने लल्लू हैं, हम लोग क्या काउंट करते हैं, आप लोगों को देखने को मिलेगा, हम लोग काउंट करते हैं यहां पर क्या, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बात की जा रही है, ये एक ऐसा इंडेक्स था जो तैयार किया गया था हमारी कंट्री के एक पर्सनैलिटी के साथ मिलकर, ये है महमूद उल हक। महमूद उल हक कौन थे? ये पाकिस्तानी थे और हमारी कंट्री के अमर्त्य सेन साहब थे। 1990 में इनके द्वारा यहाँ पर एक इंडेक्स तैयार किया गया, जिसको आगे चलकर यहाँ पर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा भी इसका पार्ट बना लिया कि
कैसे हम लोग को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को काउंट करना है, ठीक है, और इसके ऊपर क्या प्रेशर बन रहा है। तो यहां पर ये बात की जाती है, तो यहां पर PHDI भी कई बार इसको बोलते हैं, वो भी मैं बात करूंगा आप लोगों से, पर पहले ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को आप लोग समझने की कोशिश करिए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी है, बर्थ के बाद में बच्चा जो है सर्वाइव कर रहा है, किस तरीके से उसकी लाइफ चल रही है, एवरेज एजुकेशन यानी कि कितनी पढ़ाई कितनी शिक्षा दीक्षा आप लोग की हो रही है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ कैसा है, कैसा पैसा कमा रहे हो, रोकड़ा कैसा कमा रहे हो, जिंदगी कैसी चल रही है, क्या ऐसी चल रही है कि किसी से मांगना पड़ रहा है या फिर अपने हिसाब से कमाकर जिंदगी चल रही है। तो ये चीजें हम तो काउंट कर लेते हैं, पर लेकिन आप लोगों को ये नहीं देखने को मिलेगा। इसमें अगर बात करूं एक और इंडेक्स आप लोगों को बताता हूं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। यहां पर भी टोटल मिलाकर हम लोग 10 इंडिकेटर लेते हैं, जिसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग इंडेक्स, ठीक है। तो यहां पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में क्या है, अलग अलग डायमेंशन में पॉवर्टी, यानी कि खाना नहीं मिल रहा है, मोर्टेलिटी बच्चों की जान जा रही है, बच्चों को पढ़ाई नहीं मिल रही है, स्कूल में अटेंडेंस नहीं है, घर में फ्यूल नहीं है खाना बनाने के लिए, सैनिटाइज, सेफ्टी, इलेक्ट्रिसिटी, फ्लोरिंग, एसिड्स, कितना घर का मकान है, कितनी प्रॉपर्टी है, सब काउंट कर लिया भाई साहब। पर लेकिन देख रहे हो आप लोग ध्यान से कितनी बदतमीजी काटी है, यहां पर भी हम लोगों ने इन्वायरमेंट को काउंट नहीं किया। जबकि अगर देखा जाए ऐसे इन्वायरमेंट में आप लोग रहते हैं, यहां पर अगर आज की डेट में जिंदा आप लोग रहना चाहते हैं, एक सोसाइटी, एक इकोनॉमी बिना इकोलॉजी के चल के नहीं बनेगी, और इसके बिना आप लोग एक इन्वायरमेंट नहीं बना सकते। यानी कि अगर आज की डेट में आप लोग कुछ भी अचीव करना चाहते हैं और सही डायरेक्शन में जिंदगी रखना चाहते हो कि ऐसी जिंदगी न मिले, तो आप लोगों को इन्वायरमेंट को भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा। जी हां, बिल्कुल सही समझा आप लोगों ने, बिना इन्वायरमेंट के काम नहीं चलने वाला है। क्यों? रीजन क्या है इसका? रीजन ये कि आप लोग बोलते हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने हैं। सस्टेनेबल का मतलब क्या है? चीजों को सस्टेन रखना, यानी कि जैसे आप लोग यूज कर रहे हो, दूसरे के हाथ में भी वो चीज वैसे ही पकड़ा के जाना कि आप भी इस तरीकों को यूज कर सकते हो उसको, ना कि उसको बर्बाद करके जाना। हम आज के डेट में सांस ले रहे हैं ना, रीजन क्या है? हमारे पूर्वज जो है ना यार, उन्होंने ये पेड़ पौधे, ये सारा पानी, ये सारी चीजें एक सहज के रखी और प्रकृति के साथ में प्यार किया, तभी तो हम लोग इनको यूज कर पा रहे हैं। सोचो अगर वो इनको बर्बाद करते तो क्या हम लोग इनको यूज कर पाते? आज की डेट में अगर बात करें, गरीबी देखने को मिल रही है, तो ये हमारे कुकर्मों की वजह से ही है। भुखमरी देखने को मिल रही है, हमारी हरकतों की वजह से ही है। अच्छी हेल्थ नहीं देखने को मिल रही है, कोरोना टोरोना मोरोना आ गए, ऐसे ऐसे वायरस, तो हमारी गंदी हरकतों की वजह से ये सारी चीजें। अगर मोटे मोटे तौर पर आप लोग देखें, यानी कि इंसान नहीं सुधर रहा है, इसलिए हरकतें देखने को मिल रही है। जिस दिन इंसान सुधर जाएगा, बहुत सारी चीजें आप लोगों को सुधरती नजर आएगी। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव किया जाए और इसके 169 टारगेट भी साथ में आप लोग अचीव करें, तो आप लोग को इन्वायरमेंट को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, ये आप लोग को ध्यान रखने पड़ेंगे। 13वां, 14वां और 15वां सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, अगर इनको इग्नोर करके चलोगे ना भाई साहब, तो आप लोग एक तरीके से जिस डाली पर बैठे हुए ना, उसी डाली को काट रहे हो। तो फिर आप लोग को जो दिक्कतें देखने को मिलेगी, ये वाली आप लोगों को हमारी यहां पर निकलकर सामने आएगी। तो इसीलिए आप लोगों को ये चीजें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि फॉरेस्ट जो है उसको आप लोगों को साथ में लेकर चलना है, इन्वायरमेंट जो है उसको साथ में लेकर चलना है। अगर ये बैलेंस आप लोग नहीं बना पा रहे हैं, तो फिर दिक्कतें देखने को मिल जाएगी। मैंने बहुत सारी चीजें डाल दी हैं स्लाइड के अंदर में, ताकि कल को आप लोग रिवीजन भी करने बैठो तो आप लोग समझ पाओ कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का क्या मतलब है और क्या क्या इंडिकेटर है। तो काफी डिटेल में बहुत सारी चीजें मैंने स्लाइड के अंदर आप लोग को प्रोवाइड करा दी है, ताकि आप लोग चीजों को समझ सको। ये भी एक तरीका है यहाँ पर नापने का कि कैसे कैसे आप लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नापते हैं। तो 3 इंडिकेटर है जो कि आप लोगों को याद रखने हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट यहां पर आने वाला है, वो है आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ में आप लोगों को प्लैनेटरी प्रेशर एडजस्टेड एचडीआई होना चाहिए, जिसको पीएचडीआई बोलते हैं। यानी कि आप लोग बात कर रहे हैं आज के में कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो रहा है, आप लोग बोल रहे हैं कि यार हम लोगों ने तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 करी, उसमें हम लोगों ने बोला कि 1.5 डिग्री आप लोगों को टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल करना है। ऐसे बोलने से कंट्रोल होता है क्या यार? बोलने के लिए तो पता नहीं मैं भी क्या क्या बोल दूंगा यहां पर कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पर लेकिन करने से होगा। बोलने को तो सब बोल देते हैं, सुबह को उठेंगे यार शानदार तरीके से एक्सरसाइज करेंगे। कितने प्रतिशत लोग सर्दी में उठकर एक्सरसाइज करते हैं अपनी रजाई से बाहर निकलकर? बताइए। अभी आप लोगों ने देखा ना एक इंपॉर्टेंट मुद्दा, आप लोगों को आईपीसीसी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। फुल फॉर्म क्या है इसकी बताइए जरा नीचे कमेंट बॉक्स में, किस किस को पता है, याद हो जाना चाहिए इसको, ठीक है। आईपीसीसी को बोलते हैं बेसिकली, क्या बोलते हैं? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इंटर गवर्नमेंटल यानी कि अलग अलग जो एरिया पर यहां पर गवर्नमेंट काम करेगी, एक पैनल बनाएगी और क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसके ऊपर काम करेगी। इसकी अभी 6th रिपोर्ट आई थी, यहां पर मैंने आप लोगों को बताया भी था, ठीक है। 6th रिपोर्ट जिसको AR6 हम लोगों ने बोला था, मतलब क्या था? असेसमेंट रिपोर्ट 6 नंबर की। हालांकि इसका अभी पार्ट बचा हुआ है और मैंने बोला था आगे आने वाले पार्ट जो है वो 2022 में आप लोगों के सामने निकल कर आएंगे। क्यों थे 2022 में, क्यों आएंगे निकल कर? क्योंकि अभी जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 हो रही थी, जो कि कहां पर हुई थी, ये तो पता होगा कम से कम ना, ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप लोग भूल नहीं सकते इसको। बताइए कहां पर हुई थी? 2 क्वेश्चन थे मेंस के अंदर में, ठीक है, बदतमीजी मत काटिएगा, इसको लेकर चीजें सारी पता होनी चाहिए। तो कहां पर हुई थी बताइए?
कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के अंदर 6 जो यहाँ पर 26 हो रही थी, उसमें यहाँ पर बेसिकली चाह रहे थे कि चीजें ढंग से देखी जाए, तो इसलिए कुछ पोर्शन इसने रिपोर्ट का पहले ही प्रस्तुत कर दिया आईपीसीसी ने, ताकि इसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर सके। और बचा कुचा जो है वो अभी आप लोगों का 2022 में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो जब पूरा आप लोगों के सामने आएगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि क्लाइमेट के साथ में कैसे छेड़खानी कर रहे हैं एनवायरमेंट के साथ में, तो आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो इसके चलते आप लोगों को समझना पड़ेगा, तभी सिचुएशन होगी। तो जो भी एमिशन यहाँ पर निकलता है, मटेरियल फुटप्रिंट जो भी आज के डेट में हम लोग यूज करते हैं, जैसे मैंने बोला था कि महात्मा गांधी जी के द्वारा बोला गया था कि ये पृथ्वी जो है ना, ये बहुत ज्यादा है, अगर हम लोग ढंग से चीजों को यूटिलाइज करें तो ये अगर पर, लेकिन हम लोग अगर आगे यहाँ पर इसको ढंग से यूटिलाइज न करने वाले फंडे में, तो ये बहुत कम आप लोगों को पड़ जाएगी। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो जब इसको आप लोग समझेंगे तो एडजस्टिव फैक्टर आप लोगों को निकल कर आएगा प्लैनेटरी प्रेशर का, कि हम लोग क्या क्या इंपैक्ट आज के डेट में डाल रहे हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट जब इसके साथ में आप लोग काउंट करोगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ एचडीआई और ए का जो देखने को मिलेगा आप लोगों को, तो वो आप लोग को बताएगा कि रियलिटी में कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। जब हम लोग इन्वायरमेंट को इग्नोर करके चलते हैं तो कहीं भी आप लोग सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो ये जरूरी है कि एक बैलेंस बनाकर अगर आप लोग को चलना है तो एचडीआई के साथ में इन्वायरमेंट को इंक्लूड कर आप लोग को चलना ही चलना पड़ेगा। आप लोग बोलेंगे कि हम लोग काम नहीं कर रहे हैं इसके ऊपर, कर रहे हैं, बिल्कुल। किसने बोला? मैंने बोला ही नहीं ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। इवन आप लोग संविधान के अंदर भी जाकर देखोगे तो संविधान के अंदर कॉन्करेंट लिस्ट में आप लोग देखोगे यहाँ पर 7वें शेड्यूल के अंदर में, जिसको समवर्ती सूची आप लोग बोलते हो, 42वां संविधान में संशोधन किया गया था, जिसमें फॉरेस्ट और प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड, यानी कि अपने कंट्री में जो भी जंगल है और जो भी यहाँ पर जीव जंतु हैं, उनको 42वां संविधान में संशोधन किया गया था 1976 में। तो स्टेट लिस्ट से हटाकर कॉन्करेंट लिस्ट में डाला। क्यों? क्योंकि सेंटर और स्टेट दोनों चाहते हैं काम करना। फिर बोलोगे कहां से क्वेश्चन बन गया? यहां से क्वेश्चन बन गया भाई साहब, थोड़ा भी ध्यान से रखोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन ही छूटने दूंगा, ठीक है? इसलिए थोड़ा सा ध्यान से सुना करो। आर्टिकल 51A जो है वो बात करेगा आप लोगों का 51A बेसिकली किसके बारे में, कि इंसान की फंडामेंटल ड्यूटी भी है कि वो भी यहाँ पर अपने आसपास वाले इन्वायरमेंट को इंप्रूव करे और यहाँ पर फॉरेस्ट और जो वाइल्ड लाइफ है उसको भी यहाँ पर प्रोटेक्ट करने का काम करें। यानी कि यहाँ पर हमारी ड्यूटी बना दी कि हम लोग ये ड्यूटी करेंगे आर्टिकल 51A के तहत। इसी के साथ में गवर्नमेंट की भी ड्यूटी बन गई आर्टिकल 48A के तहत यहाँ पर, जिसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। चलिए छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, बड़ा ही बुद्धि सा, हालांकि फंडामेंटल राइट जो है वो किस पार्ट में है और डीपीएसपी जो है वो किस पार्ट में है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है? इतना तो पता ही होगा आप लोगों को। और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक आते हैं। स्टेट पीसीएस का इतना प्यारा क्वेश्चन है कि उसकी लाट टपकी रहती है इस क्वेश्चन के ऊपर बार बार, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो यहाँ पर प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे। यहाँ पर गवर्नमेंट जैसी पॉलिसीज लेकर आएगी ताकि इन्वायरमेंट को ध्यान में रखकर चल सके। तो क्या हम लोगों ने काम नहीं किया? किया है भाई साहब, बिल्कुल किया है। इवन अगर मैं आप लोगों को बताऊं, नो पुअर्टी जीरो हंगर, ये फर्स्ट और सेकंड जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं ना, कि गरीबी नहीं होनी चाहिए और भुखमरी नहीं होनी चाहिए, तो इसके चलते हमारी कंट्री में नीति आयोग के द्वारा भी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है कि कैसे कैसे हम लोग इनको अचीव कर रहे हैं। 8वां 9वां और 12वां अगर गोल करें आप लोग, डिसेंट वर्क होना चाहिए, इंडस्ट्री के अंदर इनोवेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचागत विकास होना चाहिए, तभी आप लोग एक रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन होना चाहिए। तो इनमें अगर परफॉर्मेंस देखोगे तो एक अच्छी परफॉर्मेंस निकल कर आनी चाहिए, ठीक है? अगर यहां से अच्छी परफॉर्मेंस निकल कर नहीं आ रही है तो हम लोग ढंग से काम नहीं करेंगे। बहुत सारे ऐसे पैरामीटर हैं जो चेक किए जाते हैं आज की डेट में, आप लोग खुद देख लो। अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा पीछे लेकर चलूं बैकग्राउंड में, आखिर ये चीजें आज की डेट में क्यों हो रही है, अगर आप लोगों से कोई पूछे ये क्यों कंडीशन ऐसी बन रही है यहाँ पर, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। हमारी कंट्री में, खुद अपनी ही कंट्री में चिपको आंदोलन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। चिपको मूवमेंट जो आया था, कब आया था चिपको मूवमेंट? तो 1973 में आया था चिपको मूवमेंट। उसका मतलब ये था कि पेड़ से चिपक गए थे लोग कि पेड़ नहीं कटने देंगे। पर लेकिन आज हम लोग कहां खड़े हुए हैं? आज हम लोग खड़े हुए 2022 में। तो क्या हम लोगों ने आज की डेट में उन चीजों को कंट्रोल कर लिया है जो 1973 में हम लोगों ने आंदोलन चलाए थे? क्या उसको अचीव हम लोगों ने कर लिया है? 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेकर आए पंचायती राज सिस्टम और म्युनिसिपैलिटी के थ्रू, उनकी लोकल गवर्नमेंट में हम लोगों ने पावर दी ताकि इन चीजों को प्रोटेक्ट कर सकें। क्या हम लोग वो भी प्रोटेक्ट कर पाए? वो भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। तो यार ये सारी चीजें इसलिए हो रही है क्योंकि हम लोग सारी चीजों को साथ में सस्टेन तरीके से लेकर चल ही नहीं रहे। आज की डेट में हर एक कंट्री जो अमीर कंट्री है वहां पर और ज्यादा दिक्कत आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो जो बैलेंस होना चाहिए चीजों के अंदर, वो बैलेंस हम लोग प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, और उस बैलेंस के बगैर चीजें आगे बढ़ने वाली बिल्कुल भी नहीं है, कतई भी नहीं है। तो एक बैलेंस आप लोग यहां पर होना चाहिए, ठीक है? अगर बात करूं थोड़ा सा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में, तो याद रखिएगा 1965 में इसको बनाया गया था। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क आप लोग को यूएसए के अंदर देखने को मिलेगा। सेक्टर क्या है? डेवलपमेंट और पोवर्टी, यानी कि डेवलपमेंट होना चाहिए, विकास होना चाहिए और गरीबी खत्म होनी चाहिए। क्या हम लोग इसके पार्ट है? बिल्कुल भाई साहब, हमारे बिना थोड़ी ना कोई पार्टी पूरी होती है जब तक हम लोग ना पहुंचे। तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो ग्रुप है उसका पार्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों से क्वेश्चन भी कई बार पूछ ले जाते हैं। तो कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। इस तरीके से सारी चीजें बता दी। अब आंसर लिखने के लिए अगर कल को आता है तो इतने सारे पॉइंट आप लोगों के पास में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है?
कुछ रैंक भी आप लोगों को बता देता हूं। यहां पर अगर बात करें रिसेंटली अभी अभी हमारी एचडीआई की रैंक आप लोगों को देखने को मिलेगी 131, ठीक है, -2 होगी अगर पहले के साथ में आप लोग कंपेयर करते हैं। तो ये चीजें भी आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा ताकि आप लोगों को पता चलता रहे कि ये जो रैंक है यहाँ पर किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, मैंने बताया। और अगर ये चीजें नहीं सुधारेंगे तो हम लोग कैसे अपने खाना पीना खा पाएंगे। आप लोग खुद सोचिए, एग्रीकल्चर पर इंपैक्ट पड़ रहा है, हेल्थ पर इंपैक्ट पड़ रहा है, वाटर पर इंपैक्ट पड़ रहा है, वेदर पर इंपैक्ट पड़ रहा है। और अगर ये सारी चीजों पर इंपैक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाएगा, सोचो टेम्परेचर बढ़ गया, पानी है नहीं, क्या खेती कर पाएंगे, क्या इंसान हेल्दी रह पाएगा। तो सारी चीजों में बैलेंस होना एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा बन जाता है। अगर बैलेंस नहीं होगा तो सारी चीजें जो है इधर उधर बिखरी हुई पड़ी हुई आप लोग को नजर आएगी। तो ये है बेसिक चीजें जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को जो बता दी। अब कल को चलकर कोई क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ ले किसी भी तरीके से, तो एक अच्छा सा क्वेश्चन आप लोग लिख सकते हैं। इसके ऊपर मैं आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन भी आप लोगों को दूंगा ताकि आप लोग चीजों को ढंग से अंडरस्टैंड कर सकें। क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करा करो। आप लोग क्वेश्चन देखिए 2 जगह अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक बच्चा कह रहा है सर टेलीग्राम यूज नहीं करता हूं, फेसबुक पर ग्रुप है आंसर राइटिंग का, वहां पर भी बहुत सारे बच्चे आंसर पोस्ट करते हैं डेली, वहां पर भी आप लोग को आंसर राइटिंग लिखते हुए बच्चे नजर आ जाएंगे। इसको देख सकते हैं, यहाँ पर ये पूरा ग्रुप है, यहाँ पर 60,000 से ज्यादा मेंबर जुड़े हुए हैं। डेली क्वेश्चन पोस्ट करता हूं यहाँ पर, ठीक है। ये जो क्वेश्चन देखे मान लीजिए मैंने यहाँ पर पोस्ट किया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे। तो इस क्वेश्चन के नीचे जब भी आप लोग जाएंगे तो बहुत सारे बच्चे आप लोग को आंसर लिखते हैं यहाँ पर नजर आएंगे। देखिए आप लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी, और वैसे डायरेक्ट भी पोस्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं इसी के नीचे पोस्ट करना है, आप लोग डायरेक्ट भी अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि इसी के अंदर आप लोगों को पोस्ट करने हैं। तो ये सारी चीजें अवेलेबल हैं ऑलरेडी, आप लोग इनको ढंग से यूटिलाइज कीजिए तो सही। देखिए मेरे से जितना हो सकता है ना उतना ज्यादा चीजें करने की कोशिश करता हूँ, जितना टाइम लगता है उतना ज्यादा चीजों को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितना अच्छे से इनको यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि अवेलेबल तो सबके लिए, पर लेकिन सब उतना फायदा नहीं उठा पाएंगे ना। सब अगर फायदा उठाएंगे तो सारे के सारे मास्टर नहीं बन जाएंगे, तो सब थोड़े ना मास्टर बन पाएंगे। तो एक बैलेंस आप लोग समझना है कैसे लेकर चलना है, ठीक है। तो ये बातें आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। आगे चलते हैं, बात की जा रही है जीएसटी के बारे में। जीएसटी हमारी कंट्री में एक ऐसा टैक्स था जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा न्योता दिया गया सारे राज्य को, आओ भाई बैठकर बातें करते हैं। सारे राज्य आगे कि उनको बोला कि चलो आओ तुमको पार्टी दे रहे हैं, ये नहीं बताया कि क्या करेंगे पार्टी में, ठीक है। तो सारे आगे जब बैठकर उनको बोला यार देखो कुछ काम करते हैं। बोला क्या काम करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने राज्य को बोला कि ऐसा करते हैं यार जितने टैक्स हैं ये उल्टे सीधे बिखरे पड़े हैं उधर उधर, कुछ टैक्स तो हमारे हैं, ठीक है। और दुनिया भर के टैक्स आप लोगों के पास में भी है, जैसे हमारे एक्साइज ड्यूटी हो गई, सर्विस टैक्स हो गया, कस्टम ड्यूटी, ये सारी चीजें, और आप लोग का वैट हो गया, ऑक्ट्रॉय होगा, या परचेजिंग या लग्जरी टैक्स हो गए। इनको सबको ना इकट्ठा करते हैं और सबको इकट्ठा करके यार एक बक्से में बंद करते हैं, जिस बक्से का नाम है जीएसटी। यानी कि ये बक्सा जो होगा ये अलादीन का चिराग होगा, सारा टैक्स कलेक्शन इसी के अंदर जाएगा। यानी कि गुल्लक है ये हमारी, तो इस गुल्लक में सारा पैसा जाएगा। अब राज्य बोलने लगे कि भाई यार गुल्लक में पैसा तो तुम डाल रहे हो, पर लेकिन इसको टैकल कैसे करेंगे, यानी कि सारा पैसा अगर गुल्लक में चला जाएगा तो फिर किसको कैसे पैसा मिलेगा। तो उन्होंने बोला कि टेंशन काहे को लेने का, हम डिसाइड करेंगे ना कैसे कैसे सारी चीजें होगी। उसी के लिए तो हम लोग यहाँ पर एक पर्टिकुलर एक्ट लेकर आएंगे जिसके चलते पता चलेगा। तो सारा पैसा जो यहाँ पर, सारा जो भी पैसा जहां पर जीएसटी के अंदर आएगा फिर उसको डिसाइड करेंगे। तो कैसे डिसाइड करोगे, तो उसके लिए बोला गया कि अलग अलग टैक्स रेट रखेंगे, जैसे कि 0% टैक्स रख दिया, 5%, 12%, 18%, 28% और 28 प्लस सेस आप लोगों को देखने को मिलेगा। सेस क्या होता है, सेस होता है टैक्स ऑन टैक्स, यानी कि टैक्स के ऊपर टैक्स लगाना। एक तरीके से जैसे कोई इंसान ने अगर 100 रुपए आज की डेट में टैक्स पे कर रहा है तो 2 रुपए का सेस लगा दिया कि एजुकेशन के लिए सेस हो गया, तो अब उसको 102 रुपए टैक्स देना है, तो यानी कि 2 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो ये यहां पर होता है। तो नॉर्मली ये स्लैब लेकर लाई गई यहां पर और पूरा माहौल बनाया गया था। हालांकि स्टार्टिंग में कई सारे राज्य जो हैं वो साथ भी नहीं दे पा रहे थे, तो एक केल का टास्क फोर्स बनाया था कि इनडायरेक्ट टैक्स को इकट्ठा करना है। वो बोला ठीक है यार करते हैं इकट्ठा, और गुड्स एंड सर्विस को लेकर आना है। तो फिर यहां पर सारे राज्य जो थे वो भी साथ में आगे, चलो यार देखते हैं कुछ नया आ रहा है टंडेरा, कैसे इसको लेकर चलेंगे समझते हैं। तो 115वां अमेंडमेंट बिल लेकर आए गए, पर लेकिन जैसे ही लोकसभा डिसॉल्व हुई तो इसको पास नहीं करा पाए, ठीक है। अगेन रीइंट्रोड्यूस किया गया 122वां अमेंडमेंट और फिर चीजें पास की गई। तो यहां से माहौल चलना स्टार्ट हो गया, गड्डी को धक्का लगना स्टार्ट हो गया। तो यानी कि 122वां अमेंडमेंट बिल जब लाया गया फिर उसको पास कराया गया 101वां संविधान में संशोधन करके 2016 में, और चीजें आगे बढ़ी। और आगे बढ़ते बढ़ते यहां पर क्या पहुंच गए, 3 टैक्स बना डाले हम लोगों ने। 3 टैक्स कौन थे, एक तो सेंटर का टैक्स हो गया, एक स्टेट का टैक्स हो गया, एक ऐसा हो गया जिसमें दोनों मिलकर काम करेंगे। इस गुल्लक में से दोनों मिलकर काम करेंगे, यानी कि ऐसा बोल सकते हैं यहां पर इंटर स्टेट वाली जो चीज होगी, इंटीग्रेटेड टैक्स आप लोगों को देखने को मिल गया। अब ये सारा जो टैक्स यहां पर इकट्ठा होगा, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसके लिए कोई ना कोई होना चाहिए ना ऊपर बैठा हुआ जो इसको सब चीजों को देखे कैसे कैसे काम चलेगा। तो एक जीएसटी काउंसिल भी बना दी कि हाँ भाई साहब ये सारे काम देखेगी। अब जीएसटी काउंसिल किस आर्टिकल के अंदर आती है, तो आर्टिकल 279A, इसके अंदर अमेंडमेंट किया गया। और मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूं जब भी पॉलिटी आप लोगों को पढ़ाता हूं, पॉलिटी जितनी पढ़ाई है हमेशा बताया कि किसी भी आर्टिकल के अंदर अगर मान लीजिए आर्टिकल 53 है उसके अंदर ए लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि अमेंडमेंट करके ऐड किया गया, जो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है संविधान में संशोधन करके ऐड किया गया। ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है।
आर्टिकल 246A यहां पर इसको भी अमेंडमेंट में ऐड किया गया है। तो यहां पर अगर राज्य के बीच में कैसे टैक्स जो है आ जा रहा है तो उसके बारे में बात करें तो स्टेट को पावर दी जाती है टैक्स के लिए। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। प्रॉपर संविधान में संशोधन करके 101 रुपए का कन्यादान कर दिया गया, जिसकी वजह से यहां पर ये सारी चीजें आ गई। अब जीएसटी काउंसिल आ गई, जीएसटी काउंसिल को पावर दे देगी भाई साहब क्या करना है यार, मिलकर काम करते हैं यार, ऐसा नहीं अकेला अकेला करेगा। ठीक है बता कैसे करना है, तो पहले ना एक मीटिंग बुलाया करेंगे, उस मीटिंग में बैठकर सारे पहले आप लोग पूरा मजे किया करेंगे, पार्टी सार्टी किया करेंगे, फिर डिसाइड करेंगे जब टाइम बचेगा क्या क्या करना है देश के अंदर में। तो फिर टैक्स की स्ट्रक्चर को कैसे लेना है, किसको छूट देनी है, किसके ऊपर टैक्स लगाना है। और फिर यहां पर क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के तो 1/3 लोग रहेंगे और स्टेट गवर्नमेंट के 2/3 रहेंगे, तो मिलकर यहां पर काम करेंगे। तो उसके बेस पर फिर वोट डालेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट को ज्यादा पावर दे देगी। पर लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट वे में क्या बनाया गया, बेवकूफ बनाया गया। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट को बोल तो दिया सारी स्टेट गवर्नमेंट साथ में आ जाओ काम करेंगे, पर रियलिटी में जहां जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है, यानी कि जहां जहां पर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर वो गवर्नमेंट है जो कि सेंटर में है, अब वो मिलकर साथ में आ गए सेंटर स्टेट, और बच्चे कुछ स्टेट क्या रह गए, उनको फिर प्रॉब्लम झेलनी पड़ जाती है। यहाँ पर कहने के लिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, पर लेकिन रियलिटी में ग्राउंड लेवल पर कई सारी ऐसी दिक्कतें देखने को मिलती है। तो इनको लगा यार सारा सेंटर के चक्कर में आगे काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा कुछ बचा लेते हैं। तो इसलिए आज की डेट में भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गए, ठीक है, हाई स्पीड डीजल हो गया, यहाँ पर मोटर स्पिरिट हो गई, नेचुरल गैस हो गया, एवियन फ्यूल हो गए, इसी के साथ में दारू हो गई, ठीक है। तो इनको जीएसटी के अंदर नहीं डाला गया कि कुछ तो होना चाहिए, उन्हें कहते हैं इमरजेंसी के लिए थोड़ा सा पैसा इंसान को रख लेना चाहिए, कल को अगर दिक्कतें होने लगी तो फिर प्रॉब्लम करते हुए नजर आएंगे। और हुई भी, किसी ने सोचा था देश के अंदर कोविड-19 आएगा, तो कोविड-19 के टाइम पर लग रहा था कि लोगों को कि भाई साहब अब गए तब गए। तो यहां पर यह बोला गया था जब 2017 में यहां पर पूरा एक्ट इंप्लीमेंट किया गया और राज्य को अपने कंट्रोल में लिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो यह बोला गया तुमको कंपनसेशन देंगे। राज्य बोली भैया कंपनसेशन मतलब कब तक दोगे, कि जो भी तुम्हारी कमी होगी टैक्स में, जो आज टैक्स आप लोगों को मिल रहा है उसके जो जीएसटी आने के बाद में जो भी आप लोगों को लगेगा टैक्स कम मिल रहा है, तो 2022 तक हम तुमको कंपनसेशन देंगे। राज्य गवर्नमेंट बोला चलो, और 2022 के बाद में कि यार जब तक तो देखना सारी चीजें सेटल हो जाती हैं, ठीक है, उसके बाद में तो आप लोग समझ ही जाओगे कैसे खेल खेलना है हम लोग को। तो राज्य गवर्नमेंट बोला चलो देखते हैं, तो ये स्टार्ट हो गया फंडा, और 2022 में आज के में हम लोग आकर बैठ गए। पर इस 2022 के बीच में बादल गड़गड़ाए, बिजली गरसी, और यहां पर क्या हो गया, कोरोना आ गया, 2020 और 21 लेकर डूब गया। तो 2020 और 21 जो साल गए हैं उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तो पतलून ढीली हो ही गई और स्टेट गवर्नमेंट की तो बिल्कुल चड्डी निकल गई। तो कंडीशन क्या हो गई, रिसोर्सेज जो है बिल्कुल खत्म हो गए। अब स्टेट गवर्नमेंट गई सेंटर के पास में कि भाई देख तूने ये बोला था कि अगर जीएसटी को हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं तो हमें कॉम्पनसेशन देगा। सेंट्रल गवर्नमेंट कह रहा है कि हु आर यू, कह रहा है कि मेरी खुद की जिंदगी यहां पर सदमे में आई हुई है और तुम कह रहे हो कॉम्पनसेशन दे दे, कह रहा है कि गोली कल्टी मार। तो वो वाली बात यहां पर हो गई। तो इसने बोल तो दिया गोली कल्टी मार, पर लेकिन गोली कल्टी मार के जाए तो जाए कहां, गोली की जो लगाम है वो तो अभी यहां पर सेंटर के हाथ में है। तो उसने फिर बोला आरबीआई को चलो ठीक है आरबीआई तुम्हारी हेल्प करेगा, भाई आरबीआई थोड़ा कर यार इनको जुगाड़ सुगाड़ वरना ही मर जाएंगे सारे। तो कंपनसेशन देने की बात की, थोड़ा जुगाड़ किया गया, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा दिया गया। पर लेकिन अब 2022 आ गया, अब 2022 क्या है, वो तो लास्ट डेट है आप लोगों को कंपनसेशन देने की। अब इसके बाद में क्या, तो अब यहां पर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग तरीके से यहां पर निकल कर स्टेट सामने आ रहे हैं कि 2022 से 5 साल और बढ़ा दो कंपनसेशन देने का फंडा, यानी कि इस कंपनसेशन फंडे को आप लोग 2022 से लेकर 2027 तक लेकर जाओ इसको, ठीक है, 26-27 तक आप लोग इसको लेकर जाओ, ताकि कोरोना का जो मार पड़ रही है वो भी थोड़ी कम हो जाए और कंपनसेशन भी लोगों को प्रॉपर वे में मिलता रहे। सेंट्रल गवर्नमेंट कह रहा है ऐसा कुछ नहीं किया था भाई साहब हम लोगों ने वादा, ठीक है, पर फिर भी सिचुएशन जैसी बन रही है उसके हिसाब से चीजों को देखा जा सकता है, ठीक है। तो अभी दिक्कत क्या निकल कर आ रही है, अभी देखिए यहां पर एक और धोखा किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। बेसिकली आप लोगों को मैं बता दूं इंटरेस्टिंग चीजें, बोला गया था कि नॉर्मली ये 4 टैक्स रखेंगे 5, 12, 18, 28, ठीक है, पर लेकिन इसमें सेस लगाना स्टार्ट कर दिया। अब सेस जो होता है वो पर्टिकुलर पर्पज के लिए लगाया जाता है, यानी कि मान लीजिए एजुकेशन के लिए सेस लगा दिया, इन्वायरमेंट के लिए सेस लगा दिया। इंटरेस्टिंग चीज ये है इस सेस में, ये जो सेस लगाया जाता है ना, टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है, ये पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट के साथ में शेयर नहीं करना पड़ता है। तो इसके चलते यहां पर स्टेट गवर्नमेंट सदमे में आने लगी, क्योंकि मैक्सिमम ये वैसा टैक्स तो बढ़ाए ना, ये सेस दे और सेस इन्हीं के पास में रहे। तो सेस आज के में इतना ज्यादा हो जा रहा है कि नॉर्मल टैक्स को भी बीट कर दे रहा है कहीं कहीं। स्टेट गवर्नमेंट ने बोला तुमने तो घपला कर दिया हमारे साथ में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि ऐसे ही थोड़ी ना तुमको अपने कंट्रोल में लेकर आए थे, अब बोलो कहां जाओगे। तो ये इतना ज्यादा दिक्कत यहां पर हो गई स्टेट गवर्नमेंट को जिसकी कुछ हद नहीं है, वरना स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से टैक्स लगा लेती थी। तो देखिए हर चीज के कुछ फायदे कुछ नुकसान आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे मैं आज के में आप लोगों का रिवीजन कराता रहा हूं सारी चीजों का, पर एग्जाम में जाकर बैठो तो आप लोग कुछ याद ही नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को रिवाइज किया है, खुद से आप लोगों ने चीजों को रिवाइज नहीं किया है। जब तक खुद से अपने माइंड में चीजों को रिकॉल नहीं करोगे ना, एग्जाम में कुछ भी आप लोग नहीं लिख कर आने वाले हो। तो कोशिश करो कि चीजें जो है वो अपने माइंड में रिकॉल करने की आदत डालो, तो आप लोग चीजें लंबे समय तक याद भी रख पाओगे। तो ये कंपनसेशन को अभी आगे बढ़ाने की बात करें, जैसे जैसे चीजें चल रही हैं तो आगे कंपनसेशन देखने को मिलेगा, तो उसके बारे में ये बातें हैं, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन अब आप लोगों को नहीं होना चाहिए, सारी बातें मैंने आप लोगों को यहां पर बता दी। जीएसटी कहां से आया, कब आया, कौन कौन
कौन से टैक्सेस के अंदर डाल दिए, कंपनसेशन क्या है, जीएसटी काउंसिल क्या है, कौन कौन सा अमेंडमेंट यहां पर किया गया और क्या कैसे कैसे काम चल रहा है और कौन कौन सा इसके अंदर नहीं है। तो इसके अलावा आप लोग चाहे तो अब यहां पर इस पर एक क्वेश्चन का आंसर भी दे सकते हैं। इतनी सारी चीजें आप लोगों को बता दी, ठीक है। और भी कई इसके ऊपर देखिए मैंने ना आप लोगों का लेक्चर भी ले रखा है पॉलिटी के अंदर। अगर जीएसटी काउंसिल आप लोग सर्च करेंगे ना तो पूरा लेक्चर ले रखा है, आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। जीएसटी काउंसिल, जीएसटी क्यों लाया गया, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। मिशन ये है कि आगे चलकर कंसल्ट करके चीजों को आगे लेकर चल के स्ट्रक्चर को ढंग से इंप्लीमेंट किया जाए, आज की डेट में इंप्लीमेंट किया जाए ढंग से। और कहने का मतलब ये था कि जीएसटी को लाने का पर्पज बेसिकली कि एक फ्रेंडली स्टेट के साथ में, फ्रेंडली नेचर बना के रखना है स्टेट के साथ में, चीजों को अच्छे लेकर चले हैं। और देखिए स्टार्टिंग में सारी चीजें सही चलती भी नहीं है, तो हालांकि जीएसटी जो है स्टार्टिंग में सदमे में आया था, बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती, पर फिर भी अब चीजें जो है वो कुछ पैटर्न में होती है, आप लोगों को नजर आ भी रही होंगी। तो ये कुछ ऐसी चीजें जिनको सही से लेकर हम लोग को चलना चाहिए, ठीक है। तो बेसिक चीजें आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर बिल्कुल क्लैरिटी होगी। तो ये बातें आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो कहीं भी कोई भी अगर कंफ्यूजन हुआ करे तो उसको पूछ लिया करो, सारी चीजें माइंड में अगर क्लियर रहेंगी तो ही आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाओगे, तभी आप लोग आंसर राइटिंग भी यहां पर कर पाओगे, ठीक है। अभी आगे चलते हैं। यहां पर जो नेक्स्ट आर्टिकल आप लोगों के सामने है ये है हेट स्पीच के बारे में। हेट स्पीच के बारे में न्यूज एनालिसिस के अंदर भी आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। अच्छा आज न्यूज एनालिसिस का ओवरव्यू नहीं देना मैंने आप लोगों को माइंड से निकल गया बातें बातों में यार, चलो कोई नहीं, अभी यहां पर देख लेते हैं। फिर न्यूज एनालिसिस में भी कई सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। हेट स्पीच के बारे में जब बात करते हैं तो हेट स्पीच एक काफी बड़ा मुद्दा बन गया। अभी आप लोगों को क्या देखने को मिला, अभी आप लोगों को हरिद्वार के अंदर एक पर्टिकुलर एक ग्रुप मिला और उनके द्वारा यहां पर एक संगठन बैठाया गया। उसमें जो मुस्लिम कम्युनिटी को खासकर बोला जा रहा है, माइनॉरिटी आप लोग वर्ड यूज करिएगा, एग्जाम में मुस्लिम हिंदू मत लिखिएगा। तो वहां पर काफी सारे आरोप लगाए गए कि ऐसा कर देंगे, खत्म कर देंगे, 1857 की क्रांति वाला माहौल लेकर आएंगे अगर गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, तो बहुत सारी बातें बोलेगी। तो हेट स्पीच जो है वो सोसाइटी में सही माहौल बनाकर नहीं रखती है, तो उसके लिए कई सारे प्रोविजन है। अगर बात करें तो हेट स्पीच को रोकने के लिए कई बार बात की जाती है यहां पर कि हेट स्पीच जो है सोसाइटी में अगर कोई पर्टिकुलर ग्रुप कम्युनिटी के खिलाफ कुछ ऐसा देखने को मिलता है तो उसको रोकना चाहिए। कोई भी यहां पर इसके ऊपर काम गलत तरीके से ना हो सोसाइटी के अंदर, तो ब्यूरो ऑफ पुलिस एंड रिसर्च डेवलपमेंट के द्वारा भी पब्लिश किया गया था मैनुअल की कैसे अगर कोई ऐसी हरकतें करता है, साइबर कोई हरासमेंट देखने को मिलता है, किसी को थ्रेट करता है, कोई ऐसी हेट स्पीच निकल कर आती है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन से कुछ भी, तो बहुत सारे प्रोविजन हमारे देश में है। यहां पर ये जो उत्तराखंड के डीजीपी हैं, बोला गया कि हेट स्पीच जब फेल गई, इनके द्वारा एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई वहां पर, जो कि सबसे पहले होनी चाहिए थी। और ये इशू इसीलिए इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच गया, और जब कोई इशू इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचता है तो बेइज्जती हमारी होती है। तो अगर पहले यहां पर ये स्टेप उठा लेते हैं, एफआईआर दर्ज कर लेते हैं, तो ये इंडिया के अंदर ही इशू बन जाता है। पाकिस्तान ने इसको इशू को इंटरनेशनल लेवल पर उठा दिया कि मुस्लिम कम्युनिटी जो है हमारे देश में वो बेसिकली काफी ज्यादा दिक्कत फेस कर रही है। अगर ये यहां पर एफआईआर हो जाती तो सारी चीजें वहीं पर ही दब जाती। अब जाकर स्टेप उठाए जा रहे हैं, तो वही बात है जब बेइज्जती होगी तब जाके चीजें करना स्टार्ट करें, तो कहीं ना कहीं हम इस इशू को यहीं पर ही दबा सकते थे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इन हिंदू कम्युनिटी वालों के द्वारा यहाँ पर ये हेट स्पीच दी गई है। मुस्लिम कम्युनिटी में भी कई सारे लीडर ऐसे देखेंगे जो उल्टी सीधी बातें बोलते हुए नजर आते हैं। तो कोई भी दूध का धुला नहीं है, सिक्के के दोनों पहलू एक जैसे आप लोगों को नजर आएंगे। तो जरूरी ये है यहाँ पर कि अलग अलग तरीके से यहाँ पर चीजों को टैकल करने की जरूरत नहीं है। चाहे कोई रिलीजन, कोई कास्ट, किसी धर्म, किसी रीजन, किसी लैंग्वेज को बोलने वाला इंसान अगर सोसाइटी में कुछ यहां पर गलत काम कर रहा है तो उस अखंड गुनहगार आदमी को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जैसी दूसरे को मिल रही है, अलग अलग नहीं होना चाहिए कोई भी रवैया। अगर बात करें लॉ कमीशन की 267वीं रिपोर्ट आई थी, तो उसने बोला था भाई साहब कि कोई भी रिलीजन के नाम पर, कास्ट के नाम पर, धर्म के नाम पर ऐसी हरकतें नहीं करेगा। तो अगर करेगा तो ये आप लोग की फ्रीडम ऑफ स्पीच जो आप लोग बोलते हैं ना फंडामेंटल राइट है, वो नहीं होगा। क्योंकि इसका मतलब ये नहीं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब आप लोग लेकर बैठोगे और दूसरे इंसान को गरियाओगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। संविधान ने ऐसा थोड़ी ना बोला, उसने बोला कि अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए फ्रीडम है, दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करने के लिए नहीं है। और इसी के लिए इन्होंने प्रोविजन बना डाले। सेक्शन 153A, सेक्शन 153B इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता का बोलता है कि दो ग्रुप के बीच में लड़ाई नहीं लगवा सकते। सेक्शन 295A इंडियन पिनल कोड का बोलता है रिलीजन के नाम पर कोई उल्टी सीधी हरकतें नहीं कर सकते। सेक्शन 505, सेक्शन 5052 ये भी ऐसे ही बोलता है कि इल विल से कोई गलत काम करोगे तो भाई साहब नापे जाओगे। तो ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीजें यहां पर मेंशन की गई और बोला गया कि ऐसे केसेस भी आप लोगों को देखने को मिले जहां पर यहां पर इसके बारे में डिस्क्राइब भी किया गया है। कई सारे केसेस का नाम दिया गया है यहां पर कि किस तरीके की बातें की जाए। जैसे एक तरीके से आज के दिन में अगर जो दिक्कतें देखने को मिल रही है तो उसको कैसे लेकर चल रहे हैं। कई बार उल्टे सीधे कंपेन आप लोगों को देखने को मिलते हैं हेट स्पीच को लेकर। अभी कर्नाटक के अंदर आप लोगों को देखने को मिला चर्च को तोड़ दिया गया, खासकर जब यहां पर जो नहीं ये क्रिसमस सेलिब्रेशन चल रहा था। तो क्या ये चीजें हम लोग को अलाउ करना चाहिए? तो ये कई सारी ऐसे इश्यूज हैं जिनके ऊपर हम लोग को बात करनी चाहिए। और अगर सोसाइटी में कुछ भी ऐसा अभद्र माहौल आप लोगों को देखने को मिलता है तो उसको कंट्रोल करना चाहिए। तो ये बातें बोली गई हैं। तो इसके मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है कि जो भी ऐसा मुद्दा अगर निकल कर आता है तो इंडियन पिनल कोड तो ही है, इसी के साथ में एक आईटी एक्ट भी है हमारे देश में जो कि यहाँ पर ऐसी हरकतें करने से रोकता है। याद रखिएगा सेक्शन 66A यहाँ पर क्या बात करता था, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको रोकने की कोशिश करता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग गलत तरीके से इसको यूज करोगे। पॉलिटिशियन के खिलाफ किसी ने किसी को कुछ बोल दिया, पुलिस उठा
आगे ले गए उसको। तो इसलिए यहां पर इसको हटाया गया कि ऐसा नहीं है कि आप लोग इसको गलत तरीके से यूज करना है। तो श्रेयस संगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, जो कि कई बार क्वेश्चन भी बन चुका है एग्जाम में। तो यहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच है अपनी जगह, यानी कि बोला यह गया। अब भाई साहब आप लोग हेट स्पीच के नाम पर लोगों को बोलना भी बंद नहीं करा सकते कि बिल्कुल आप लोगों ने लोगों को बोलना बंद करा दिया कि ये तो हेट स्पीच है। हेट स्पीच तब हेट स्पीच होगी जब तक वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही है, वो हेट स्पीच नहीं होगी। वो सोसाइटी में गलत माहौल नहीं बना रही है, तब तक वो हेट स्पीच नहीं होगी। मान लीजिए गवर्नमेंट को कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, तो उसने गवर्नमेंट ने कोरोना वायरस के केस छिपाए, कितने लोगों को दवाई मिलनी है वो नहीं बताया, कितने यहां पर ऑक्सीजन के सिलेंडर है वो नहीं बताए, लोगों की जान चलेगी। अगर उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, कोई न्यूज़पेपर में आर्टिकल छाप रहा है, तो वो हेट स्पीच थोड़ी ना हो गया। आप ऐसा थोड़ी ना कि जर्नलिस्ट को उठाकर जेल में डाल दोगे, नहीं, वो हेट स्पीच नहीं है। तो हेट स्पीच देखना पड़ेगा, एक तरीके से बड़ा ही माइन्यूट सा डिफरेंस नजर आएगा। पता चला वो इंसान कुछ बोल के चला गया और उसकी वजह से सोसाइटी में बहुत ज्यादा दंगे हो गए, और पता चला एक दुनिया भर की गाली देकर चला गया, उसकी वजह से सोसाइटी में कुछ दंगे ही नहीं हुए। तो यहां पर आप लोगों को समझना पड़ेगा एक बैलेंस बनाकर। तो हेट स्पीच जो है उसको एक ढंग से उसको एनालाइज करना पड़ेगा, तभी जाकर सॉल्यूशन आप लोगों को निकलता हुआ नजर आएगा। तो ये बातें यहां पर इनके द्वारा बताई गई है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट था, बेसिकली पता होना चाहिए आप लोगों को, अगर क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैंने आप लोगों को डिटेल में सारी बातें बता दी, क्या क्या प्रोविजन है और क्या क्या चीजें हैं, और संविधान का एंगल आप लोग जरूर याद रखा करो यार यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि वो नहीं रहेगा तो कोई आप लोग को फिर चीजें जो है वो ढंग से आप लोग पैटर्न नहीं समझ पाओगे। तो एक एक आर्टिकल में क्या क्या बातें हैं, सारे के सारे एडिटोरियल जो है वो मैंने एक एक कर आप लोगों को सारे कवर करा दिए। और इसी के साथ में जो आप लोगों के सामने एक नया ये इनिशिएटिव स्टार्ट करा है, ठीक है, इसको भी अच्छे से एंजॉय करिएगा, इनको आप लोग अच्छे से लेकर चल सकते हैं। अब जो न्यूज एनालिसिस वाला पोर्शन है उसके ऊपर हम लोग नजर डालते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर बात करेंगे इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में तो यही है कि इलेक्शन चल रहे हैं, यहां पर बीजेपी के जो यहां पर लोग हैं उनके द्वारा यूपी इलेक्शन से पहले क्विट कर दिया गया है, तो उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली समाजवादी पार्टी कह रही है हमें आकर मिल जाओ, तो ये आप लोग इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा अगर याद रखोगे तो एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट इशू बन जाता है, पर इसके ऊपर पॉलिटी में पूरा मैंने लेक्चर पढ़ा रखा है। कल को अगर कोई एडिटोरियल आएगा तो फिर डिटेल में डिस्कस कर दूंगा। देखिए रेगुलर अगर आप लोग कंटिन्यूसली लेक्चर सुनते रहोगे ना, तो सारी चीजें आप लोग की कवर होती है, आप लोग को नजर आएंगी। पर हाँ, अगर आप लोग उस मूड के आदमी है कि एक दिन सुन लिया एक दिन गैप मार दिया, तो फिर तो दिक्कत है यार, ठीक है। तो इसलिए रेगुलर सुनो चीजों को, तभी आप लोग चीजों को कंटिन्यूअसली कर पाएंगे। पंजाब के अंदर भी यहां पर अभी पैनल बनाने की बात की जा रही है, बेसिकली क्या क्या चीजें चल रही है, ठीक है। तो पंजाब के अंदर अभी यहाँ पर जो भी इश्यूज चल रहे हैं, तो कैसे बैलेंस बनाकर चलना है, तो बहुत सारी चीजें। तो इलेक्शन के कुछ मुद्दे यहाँ पर जिनको आप लोग इग्नोर कर सकते हो। केसेस जो है थोड़ा सा कम अभी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हालांकि अगर देखा जाए तो चीजें ढंग से लेकर चलनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे सब्जी मंडी में आप लोग जा रहे हैं तो देखिए क्या कंडीशन है, फर्स्ट पेज पर ही आप लोग की चीज देखने को मिलेगी। तो ये लखनऊ का इशू आप लोग है। बाकी यहाँ पर चीजें आप लोग को ढंग से करनी चाहिए, अपना जो भी कोरोना वायरस के जो केसेस उसको रोकने के लिए, तो ढंग से चीजें होनी चाहिए, उसके बारे में बातें की जा रही है, ठीक है। एक आर्टिकल है यहां पर किसके बारे में, सेंट्रल विस्टा के बारे में। तो इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, क्योंकि अभी 26 जनवरी की परेड आप लोगों के सामने आ रही है। तो सेंट्रल विस्टा अब तक हम लोगों ने तैयार नहीं किया, तो इसको कैसे लेकर चलना है, तो ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। क्योंकि सेंट्रल विस्टा अगर हमारा तैयार नहीं हुआ, तो यहाँ पर हम लोगों को कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और वहीं पर कई सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो उसी के चलते कुछ बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। सेंट्रल विस्टा का डेवलपमेंट के बारे में बात करूंगा, क्या क्या चीजें, और आप लोग थोड़ा सा इसको समझ पाएंगे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में। सबसे पहले यहाँ पर ये जीएस पेपर 1 के अंदर आ जाता है, इंडियन हेरिटेज साइट्स के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिलता है, कल्चर का पार्ट बन जाता है। क्योंकि सेंट्रल विस्टा जो है आज का नहीं है, बहुत पुराना है, बहुत पुराने बाबा आदम के जमाने की बातें हैं। तो यहां पर अगर बात करें क्या क्या आता है सेंट्रल विस्टा के अंदर में, तो राष्ट्रपति भवन आता है, पार्लियामेंट हाउस आता है, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक आते हैं, इंडिया गेट आता है, नेशनल जो यहां पर जो आर्काइव ऑफ इंडिया, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये सारा सिस्टम जो था 1911 में आप लोगों को देखने को मिला था, जब हमारी कैपिटल ट्रांसफर की गई थी कलकत्ता से दिल्ली, जब चीजें सामने निकल कर आई थी। और यहाँ पर किंग जॉर्ज 5 को जो यहाँ पर बेसिकली ग्रांड सेलिब्रेशन के साथ में यहाँ पर सेलिब्रेशन देखने को मिला था, उनका राज तिलक यहाँ पर किया गया था। अब बातें करें किसके द्वारा बनाया गया था ये सारी चीजें, तो यहाँ पर जो बात करें एडविन लुटियन और हार्बर्ट बेकर के द्वारा ये सारी चीजें बनाई गई थी। दो इंपॉर्टेंट ये आर्किटेक्चर इनके बारे में याद रखिएगा आप लोग, इनके द्वारा हार्बर्ट जो बेकर है, तो हमारी जो बिल्डिंग बनाई गई इसी के साथ में साउथ अफ्रीका का जो यहाँ पर पेटोरिया जो साउथ अफ्रीका की बिल्डिंग है वो भी इनके द्वारा बनाई गई, ये इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट के बारे में बात तो लुटियन और बेकर के द्वारा यहां पर ये बेसिकली बिल्डिंग बनाएगी। राष्ट्रपति भवन जो है वो यहां पर एडविन लुटियन के द्वारा, और जो सेक्रेटरीट है वो हार्बर बेकर के द्वारा बनाया गया। तो अभी जो हम लोग यहां पर सिस्टम क्रिएट करने जा रहे हैं वो है कुछ सिस्टम यहां पर, जिसमें लगभग जो टोटल एरिया है ये है यहां पर 6000 बेसिकली 64,500 इस जो यहाँ पर ये स्क्वायर मीटर का एरिया देखने को मिलेगा। इसमें लोकसभा, राज्यसभा और सेंट्रल लॉज देखने को मिलेगा। थीम क्या क्या है, लोकसभा के अंदर पिकॉक लगाया गया यानी कि नेशनल बर्ड, राज्यसभा के अंदर लोटस लगाया गया यानी कि नेशनल फ्लावर, और सेंट्रल हाउस के अंदर बेनियान यानी कि नेशनल ट्री को लगाया गया। जब राज्यसभा के अंदर लोटस लगाया गया तो बोलने लगे लोटस नहीं लगाना है, क्यों, क्योंकि राज्यसभा, क्योंकि यहाँ पर ये बीजेपी का सिंबल भी है, पर लेकिन वही है साथ ही साथ में नेशनल फ्लावर भी है, तो उसको ध्यान में रखा गया। लोकसभा के अंदर 888 सीट की बात की जा रही है, राज्यसभा के अंदर 384 सीट। आज की डेट में कितनी कितनी सीटें हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए, बताइए जरा।
इसी के साथ में यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर है वो है टाटा प्रोजेक्ट, ठीक है, और एचपीसी डिजाइन जो है वो यहाँ पर चीजों को लेकर चल रहे हैं अच्छे लेवल पर, ताकि 2022 तक बात की जा रही है अक्टूबर तक इसको कंप्लीट किया जाएगा पूरा ये स्ट्रक्चर जो तैयार होगा। तो पूरा स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर इस तरीके का। तो नई संसद यहाँ पर बन जाएगी, पुरानी संसद बराबर में देखने को मिलेगी। उधर राष्ट्रपति भवन है, ये इधर नॉर्थ ब्लॉक है, ये साउथ ब्लॉक है, और ये यहाँ पर नई एक और यहाँ पर एक बिल्डिंग तैयार की जा रही है, ठीक है। तो कुछ ऐसा फंडा आप लोगों को देखने को मिलेगा। इससे माना जाता है कि पुरानी संसद हम लोगों ने इससे इंस्पायर होकर बनाई। इसका नाम आप लोगों को बताइए क्या है, पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर मुल्ला पेरियार डैम के बारे में बात की जा रही है। तो मुल्ला पेरियार डैम काफी ज्यादा न्यूज में आप लोगों को देखने को मिलता है, फिलहाल ये भी न्यूज में है। तो ये जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 के अंदर बात कर ली जाती है। डैम जो है वो लगभग 126 साल पुराना हो चुका है। तो बार बार इसको इशू बनाया जाता है। कोर्ट भी ये कह रहा है कि भाई साहब मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है, इसके लिए ऑलरेडी प्रॉपर पैनल बने हुए हैं, वो काम करते हैं। यानी कि दूसरे दिन आकर कोर्ट का दरवाजा खटखड़ाओ कि जज साहब यहाँ पर पानी में दिक्कत हो रही है, ये नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो मुल्ला पेरियार डैम जो है आप लोगों को ये पेरियार रिवर के ऊपर देखने को मिलेगा बेसिकली, जहां पर मुल्ला और पेरियार रिवर मिलती है केरला के अंदर। पर ये जो डैम है ये तमिलनाडु के अंदर मैनेज किया जाता है और केरला के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि पुराने टाइम पर यहाँ पर एक एग्रीमेंट साइन किया गया था। और कहां पर याद रखिएगा, कार्डोमन हिल वेस्टर्न घाट में देखने को मिलेगी। तो वहां पर ये डैम निकल कर आता है। 1886 में बनाया गया था और 1000 साल के लिए दे दिया गया तमिलनाडु को, तो इसीलिए दिक्कतें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन याद रख सकते हैं यहाँ पर, ये जरूर याद रखें कार्डेमन हिल। इसी के साथ में यहाँ पर ये बातें आप लोग याद रख सकते हैं यहाँ पर। इसी के साथ में पेरियार रिवर जो है ये लॉन्गेस्ट रिवर है अगर बात करें केरला के अंदर में। लेंथ 244 के करीब किलोमीटर देखने को मिलेगी और लाइफ लाइन माना जाता है इसको केरला की, ठीक है। अगर लगता है थोड़ी स्पीड में बोल रहा हूं तो आप लोग के पास में ऑप्शन रहता है स्पीड को कम या फिर ज्यादा करने के लिए, ठीक है। तो उसको आप लोग जरूर क्लियर कीजिए, तो उससे आप लोग चीजें अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। पेरियार रिवर के बारे में बात की जाए तो ये आप लोग को देखने को मिलेगी बेसिकली, ठीक है, जो बहती हुई नजर आती है। इसी के साथ में यहाँ पर और भी कई सारी चीजें बेसिकली शिवगिरी जो हिल है वेस्टर्न घाट के अंदर, वहां से आप लोगों को ओरिजिनेट होती नजर आएगी। और पेरियार नेशनल पार्क भी इसके पास में है। इसी के साथ में यहाँ पर इसके साथ में यहाँ पर मुथुरुपुझा, ठीक है। इसी के साथ में मलियार, यहाँ पर चेरुथोनी और यहाँ पर यह पेरिंजिनकुटी, ये और कई सारी यहाँ पर इसकी ट्रिब्यूटरी आप लोगों को नजर आएंगी। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, पता होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है डैम सेफ्टी के बारे में। तो डैम जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम में आ चुके हैं। तो इसी के चलते हमारी कंट्री में डैम सेफ्टी बिल लाया, एक्ट पास किया गया पार्लियामेंट के द्वारा। तो बोला गया स्टेट के अंदर आना चाहिए, यहाँ पर ये पार्लियामेंट को इसके अंदर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। उसकी वजह से यहाँ पर ये काफी ज्यादा न्यूज में आ गया। तो डैम सेफ्टी जो है यहाँ पर उसको प्रॉपर वे में लेकर चलना चाहिए। तो उसके चलते यहाँ पर कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो ये बातें यहाँ पर बोली गई। तो इसके चलते अगर आप लोगों को बोला जाए कि देखिए स्टेट के अंदर आते हैं यहाँ पर, तो बोला यह गया कि स्टेट के अंदर अगर आता है तो आप लोग क्यों इसके अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं, तो आप लोग को इसके अंदर इंटरफेयर ही नहीं करना चाहिए। तो ये सीधी सीधी बातें यहाँ पर बोली गई। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये हमारे देश में जो डैम सेफ्टी बिल लेकर आया गया वो बोला कि डैम सेफ्टी बिल लेकर नहीं आना चाहिए था। तो ये बातें यहाँ पर देखने को मिली। मोटी मोटी कुछ बातें बताता हूं। लगभग 5745 के करीब हमारे देश में आप लोग को डैम देखने को मिलेंगे, जिसमें से लगभग 290 के करीब जो है वो 100 साल से पुराने हो चुके हैं, ठीक है। और भी कई सारे बहुत ज्यादा पुराने हो चुके हैं। तो कोशिश ये की जाती है कि चीजों को सुधारा जाए। अभी बताया ना मैंने, यहाँ पर मुल्ला पेरियार डैम भी 126 साल पुराना हो चुका है। तो उसको सेव करने की बात की जा रही है। कल को अगर डैम टूट गए तो दिक्कतें देखने को मिलेगी, ठीक है। कई सारे डिजास्टर ऑलरेडी आप लोग देख चुके हैं, बहुत सारे लोग ही जान जा चुके हैं जब डैम टूटते हैं। तो इसलिए कोशिश की जा रही है कि डैम को प्रॉपर वे में मैनेज किया जाए। अच्छा, सबसे ज्यादा डैम वो है किस कंट्री में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ये आप लोगों को बताना है। मैंने डिस्कस भी आप लोगों से किया था। आगे चलते हैं, हेड स्पीच के बारे में डिस्कस मैंने कर लिया। हरिद्वार के अंदर जहां पर हेड स्पीच देखने को मिली थी, तो यहाँ पर अभी सुप्रीम कोर्ट उसको सुनेगा इसके बारे में। और ये इंसान जो है बुल्लीबाई ऐप और ये सारी चीजें चल रही है, इसके चलते यहाँ पर एक तरीका एक ऐसा इंसान जो कि अकेला है और उसको रेडिकलाइज कर दिया गया, तो सोसाइटी के लिए खतरनाक होता है, ये बातें बोली गई है। ब्रह्मोस के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। ब्रह्मोस मिसाइल जो है ये इंडिया और रशिया का एक वेंचर होता है, जिसमें हम लोग मिलकर काम करते हैं। अब तक हम लोग चीजें खरीद रहे थे, आने वाले टाइम में हम लोग चीजें जो है वो बेचते हुए भी नजर आएंगे। तो इसलिए ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल प्ले करती है। ये आप लोग याद रखना, ब्रह्मोस मिसाइल को हम लोग लोगों तक पहुंचा रहे हैं, अभी आने वाले टाइम में हम लोग इनको बेचते हुए भी नजर आएंगे, ठीक है। तो इसलिए इसके बारे में बार बार बात की जाती है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, थोड़ा सा कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को बताई। और मुल्ला पेरियार के डैम के बारे में जो सारी चीजें बताई हैं वो इंपॉर्टेंट है, पेरियार रिवर, वो सारी चीजें याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट बात की जा रही है किसके बारे में, सेफगार्ड होना चाहिए ट्रांसजेंडर का। तो ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन जो एक्ट हमारे देश में लाया गया था, तो ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर बनाया गया था नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के थ्रू, केस के थ्रू। ये केस कब आया था, 2014 में आया था। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आज की डेट में उनको यहाँ पर आप लोगों को सेफ रखना है, जैसी कंडीशन चल रही है उसको ध्यान में रखते हुए। अगर बात करें हमारी कंट्री की जो रैंक है पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर में, याद रखिएगा वो अभी यहाँ पर देखने को मिल रही है इंडिया की रैंक 85, ठीक है। जो यहाँ पर इंडेक्स प्रस्तुत किया जा रहा है माली और उज्बेकिस्तान के साथ में, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है, जो कि आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं, ठीक है। तो जो रैंक है यहाँ पर इंडिया की जो रैंक है वो इंप्रूव हो गई यहाँ पर 83 90 से, ये याद रखिएगा, ठीक है। पुराने टाइम पे स्टार्ट थी वहां पर
अभी फिलहाल जो है 83 हो गई है। इंडिया पासपोर्ट इंप्रूव 83 फ्रॉम 90, याद रखिएगा। टॉप किया गया है जापान और सिंगापुर के द्वारा। तो कुछ बेसिक चीजें हल्का सा याद रख सकते हैं। कहां कैसे तैयार करता है रैंकिंग, तो याद रखिएगा इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का डेटा इकट्ठा करता है, जिससे यहां रैंक तैयार करता है, ठीक है। बाकी बात करें यहां पर सागर मेला के बारे में, आप लोगों को कई बार मैं पहले बता चुका हूं। वेस्ट बंगाल के अंदर एक आइलैंड है जिसका नाम है सागर आइलैंड, ठीक है, जो मैंने आप लोग कई बार दिखाया। आज मैप में खुद से जाकर आप लोग देखिएगा एक बार। सागर आइलैंड जो है ये देखने को मिलेगा आप लोगों को, सागर द्वीप भी इसको बोलते हैं। तो यहां पर एक डेल्टा रिवर बनाती है, जो गंगा डेल्टा बनाती है बे ऑफ बंगाल में, वहां पर देखने को मिलेगा। और ये साउथ जो बेसिकली जो साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल का, उसके अंदर आप लोगों को ये नजर आएगा, ठीक है। तो यहां पर मेरा लगता है कोविड-19 के चलते बहुत सारी सुरक्षा की जा रही है, ठीक है। इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में जो ट्रेड बैरियर है उनको डिस्कस किया जा रहा है। तो आगे आने वाले टाइम में अगर आर्टिकल रहेगा तो डिस्कस करेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। 11 के करीब जो यहाँ पर सीज की गई जो मूर्तें चुराई गई थी, यहाँ पर ये बहुत बुरी कंडीशन देखने को मिलती है। स्टेट की सीडीआई यहाँ पर काम करती है पुलिस, अगर कोई ऐसे स्टेचू चुराते हैं यहाँ पर ये, ठीक है। तो इसके चलते कोशिश की जाती है कि इनको रोका जा सके। कई सारी मूवीज भी बनी चुकी हैं पुरानी ऐसी, जब स्टेचू चोरी की जाती है। इसी के साथ में यहां पर ये हैं जिनका नाम था, क्या नाम था, जावेद हबीब। इनने एक महिला के ऊपर थूका। अब यहां पर माफी मांग ली गई है कि वो गलत काम था। जब इनके खिलाफ एफआईआर वगैरह होने लगी, मुझे तो पर्सनली बहुत गलत लगा था, ऐसा नहीं होना चाहिए था कि इन महिला के ऊपर थूक रहे हैं, गलत तरीका है यार इस तरीके का, ठीक है, कि हाँ तो पानी नहीं है तो थूक लो, ठीक है। तो ये लॉकडाउन की बात की जा रही है, चाइना में हमारे काम का नहीं है। नेटो काम कर रहे हैं अभी किसके बारे में लेकर, यहाँ पर किस तरीके की चीजों को लेकर चलना है, यहाँ पर यूक्रेन के इशू को कैसे लेकर चलना है। तो टाई विद नेटो हैव रीच ए मूवमेंट ऑफ ट्रूथ, रशिया बोल रहे हैं यहाँ पर। तो कैसे काम चलेगा वो आगे चलेंगे, आर्टिकल आएगा, डिस्कस करेंगे। WHO यहाँ पर बेसिकली वॉर्न कर रहा है यूरोप के अंदर में कि बहुत ज्यादा वायरस अभी फैल सकता है, तो थोड़ा सुधर जाओ। तो ये इशू देखने को मिल रहा है। यूएसए के द्वारा अफगानिस्तान की हेल्प करने की बात की गई है, 308 मिलियन। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, अगर आगे आर्टिकल आएगा बहुत डिटेल में बातें और सारी बताऊंगा। यूएन ने बोला है 5 बिलियन कम से कम पैसा दो भाई साहब इनको, तब जाके चीजें सुधरेंगी। इंडिया जो है एग्री हो गया अलाउ करने के लिए इंपोर्ट यूएसए पोर्क, यानी कि जो भी यहाँ पर जो मांस होता है उसको यहाँ पर इंपोर्ट करने की बात की जा रही है। ताई बोल रही है, कैथरीन ताई, जो विजिट पर भी आई थी हमारे देश की, ठीक है। बाकी यहाँ पर गवर्नमेंट बोल रही है कि वो 35.8% वोडाफोन के जो शेयर है वो इसके पास में आने वाले हैं। जैसी सिचुएशन आज के में देख रही है उसकी वजह से यहाँ पर ये कंडीशन निकल कर आ रही है। एडजस्टिस ग्रेस रेवेन्यू के बारे में बात की जा रही है, चीजों को कैसे नॉर्मलाइज करना है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी इशू अभी देखने को मिल रहे हैं। ये मर्ज भी हो गए थे, उसके बाद भी जो एक तरीके से नहीं कंडीशन सही नहीं हुई, जो कि एयरटेल और जियो ने रही सही कहानी खराब कर दी। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनके बारे में आइडिया रखिएगा, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे थे, अब इनके आंसर देख लेते हैं। काफी अच्छे से आप लोगों के द्वारा आंसर दिए गए, काफी अच्छा लगा। सबसे पहले यहां पर इंद्रजीत कमेटी के बारे में आप लोगों से बात की थी। इंद्रजीत कमेटी जो है ये 1998 में लेकर आई गई थी। किसके लिए? यहां पर ये आप लोगों से पूछा था, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म, इलेक्शन फंडिंग या फिर इन्वायरमेंट से रिलेटेड। तो आंसर था यहां पर सी, ये लेकर आई गई थी किसके लिए? इलेक्शन के अंदर जो फंडिंग की जाती है, तो उसमें स्टेट फंडिंग के बारे में बात की थी। स्टेट फंडिंग मतलब सारे जो भी यहां पर प्लेयर हैं, जो भी आज के डेट में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, जैसे 5 राज्य में भी आप लोगों को इलेक्शन देखने को मिलेंगे। बताइए कौन कौन से हैं 5 के 5 राज्य जहां पर इलेक्शन होने वाले हैं? देखता हूं किसी को याद है, उसको तो पता ही होना चाहिए, खासकर जिसके राज्य में इलेक्शन होने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर बात की जाए इनके बारे में, तो ये यहां पर स्टेट फंडिंग का मतलब ये होता है कि सारे जो भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, खासकर जिनको आप लोग अपने विधायक बोलते हैं, तो उनको सबको इक्वल फंडिंग मिले। अगर बात करें तो कैसा रहेगा, यानी कि जितना पैसा खर्च करना है वो यहां पर इकट्ठा किया जाए और उसके बाद में फंडिंग की जाए, तो इसके बारे में बात की जाती है। तो ये रिकमेंड किया गया था यहां पर इंद्रजीत कमेटी के द्वारा 1998 में, ताकि जो फालतू का पैसा खर्च होता है उसको रोका जा सके। लॉ कमीशन के द्वारा भी इसके ऊपर रिपोर्ट दी गई है, और नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो कि 2000 में आया, उसके अंदर भी यहां पर इन चीजों के बारे में मेंशन किया गया है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड में अगर बात करूं यहां पर लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री के बारे में आप लोगों से बात की थी, जो कि काफी ज्यादा न्यूज में भी थी। अभी यहां पर बात की थी कजाकिस्तान, यूक्रेन, मंगोलिया या फिर सूडान। तो सही आंसर क्या है? ए, बी, सी या फिर डी? तो सही आंसर है इसका ए, यानी कि कजाकिस्तान। और मैंने आप लोगों को बताया था कजाकिस्तान के बारे में कि वर्ल्ड में ये लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि यहां पर एक तरीके से बिगर देन जो वेस्टर्न यूरोप है उससे ज्यादा बड़ी नजर आती है। 3% जो ग्लोबल ऑयल रिजर्व है वो यहीं पर ही है। यूरेनियम के मामले में बात करें तो काफी ज्यादा प्रोड्यूस करती है, तो इसकी वजह से यहाँ पर अगर कोई दिक्कत आती है तो दुनिया में दिक्कत आ जाती है। हमारी कंट्री को भी काफी ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड कराती है यहाँ पर यूरेनियम के मामले में। तो ये कुछ बातें हैं जो मैंने डिस्कस की थी आप लोगों को, जो शाम को 8:30 बजे वीडियो आती है उसमें डिटेल में टॉपिक कवर किया था। इसी के साथ में अगर पूछ ले कि 3 लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री कौन सी है, अगर आप लोगों से पूछ ले, तो याद रखेंगे यहाँ पर कजाकिस्तान हो गया पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर होगी यहाँ पर मंगोलिया, और तीसरे नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा हंगरी। तो टॉप 3 कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी। और अगर लैंडलॉक कंट्रीज के बारे में बात की जाए तो अफ्रीका के अंदर, यूरोप के अंदर, साउथ अमेरिका के अंदर और एशिया के अंदर जो भी लैंडलॉक कंट्री है उनके बारे में मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक ओवरव्यू दे दिया है।
जिसके बारे में आप लोग थोड़ा थोड़ा आइडिया रख सकते हैं। कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं तो आप लोगों को एक हल्का सा आइडिया होना चाहिए। तो इस जो पर्टिकुलर ये आप लोगों को जो ये पर्टिकुलर जो स्लाइड है मैं आप लोगों को SLV पीडिया वाले चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, वहां पर सारी चीजें आप लोगों को इकट्ठी मिल जाती हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट करना, ठीक है। कोई कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर इसको रिलेटेड नहीं होना चाहिए, सारे पॉइंट आप लोग के माइंड में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, ओके। इसी के साथ में अगर आगे बात करते हैं, यहाँ पर ये भी मैप है, यहाँ पर कजाकिस्तान का आप लोग देखते हैं। अस्थाना इसकी कैपिटल, ठीक है। अस्थाना का नाम चेंज करके कोई और नाम किया गया क्या? अगर आप लोगों को पता है तो बताइए कौन सा नाम है, मुझे बताइए, अगर नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है। USC ड्रैगन 2020 ये एक्सरसाइज अभी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिली, जिसमें इंडिया के द्वारा भी पार्टिसिपेट किया गया। तो ये कहां पर देखने को मिली? यहाँ पर अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन या फिर साउथ चाइना सी। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर इसका सी, यानी कि पैसिफिक ओशन के अंदर में। तो ये यूएसए की सी ड्रैगन 2020 एक्सरसाइज थी, इंडिया के द्वारा भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया गया। और यहाँ पर ये बेसिकली पनडुब्बी होती है, जो कि यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है, काफी बड़ा रोल प्ले कर रही है आज के में, समुद्र के अंदर जो यूज की जाती है। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जिसको आप लोग बोलते हैं, यानी कि क्वाड ग्रुप, ठीक है, वो सारे मेंबर आप लोग यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि यूएसए आ गया, इसके अंदर इंडिया आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया और जापान आ गया, और क्वाड में ये चारों मेंबर आप लोग यहाँ पर नजर आते हैं। और यही चारों के चारों मेंबर जो हैं वो आप लोगों को मालाबार एक्सरसाइज में भी देखने को मिलते हैं। ये वही मालाबार एक्सरसाइज, इसके बारे में मैंने कई बार आप लोगों से डिस्कस किया। 1992 में इंडिया और यूएसए के साथ में स्टार्ट हुई थी, आगे चलकर जापान भी इसमें ऐड हो गया और फिर आगे चलकर अब ऑस्ट्रेलिया भी इसमें ऐड हो गया। तो ये चाइना को टैकल करने के लिए काफी लार्ज स्केल पर काम किया जाता है। सी ड्रैगन के बारे में भी आप लोग याद रखते हैं, ये एंटी सबमेरीन यानी कि जो ये पनडुब्बी है इसको मार गिराने का काम यहाँ पर करती है, या फिर अपनी पनडुब्बी से किसी और की जो चीजें हैं दुश्मनों की, उनको मार गिराने का एक एनुअल एक्सरसाइज आप लोग को देखने को मिलती है। तो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट, अगर डिफेंस के बारे में कुछ पूछ ले जाए तो वहां पर आप लोग इसके बारे में लिख भी सकते हैं, कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ पर, कपिल शर्मा के द्वारा अच्छे आंसर दिए गए, कई सारे बच्चों के द्वारा अच्छे से पार्टिसिपेट किया गया। कोशिश किया करो कि 6:30 बजे से 7:30 बजे के बीच बीच में जैसे वीडियो आती है तो मैक्सिमम 8 बजे तक आप लोग सारे आंसर दे दिया करो, ताकि मुझे भी लगता रहे कि हाँ आप लोग अच्छे से मेहनत कर रहे हो। यानी कि वीडियो को कोशिश किया करो मॉर्निंग में ही आप लोग अपना काम निपटा लिया करो अच्छे से। और कल की वीडियो जैसे मैंने बताया था थोड़ी सी लेट हो गई थी, रीजन मैंने आप लोगों के सामने शेयर भी किया था कि दिक्कत क्या हो गई थी, फिर से अपलोड करनी पड़ी थी दूसरी वीडियो, उसकी वजह से दिक्कत हो गई थी। वरना टाइम पर आप लोगों को वीडियो मिलेगी 6:30 बजे, तो उसके लिए आप लोग अपने आप को तैयार रखना। इसी के साथ में यहाँ पर डेडिकेशन नाम से यहाँ पर चैनल बना, मतलब इनके द्वारा अपनी आईडी बना रखी है, इनके द्वारा भी अच्छे आंसर यहाँ पर दिए गए हैं। अशकाबाद के बारे में बात की थी, ठीक है, तो तुर्कमेनिस्तान के अंदर देखने को मिलेगा। एसोसिएशन जो साउथ एशिया जो रीजन है यहाँ पर आसियान के बारे में बात करेंगे तो ये बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू 1967 में बेसिकली यहाँ पर इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है, ये स्टैब्लिश किया गया था बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर जो है काफी अच्छे से दिए गए, तो इसके बारे में भी आप लोग आइडिया रखिएगा। बाकी यहाँ पर अपॉइंटमेंट जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जाती है, आर्टिकल वो बताई थी यहाँ पर। तो ये सारे आंसर काफी अच्छे से कई सारे बच्चों के द्वारा दिए गए। पार्टिसिपेट जरूर किया करो यार, अच्छा लगता है जब आप लोग पार्टिसिपेट करते हो कि हाँ प्रोडक्टिव साइड में चीजें चल रही हैं। 5 और नए शब्द जो कि आप लोग अपनी डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। पहला है कंसेंसस, यानी कि आम सहमति जो बोलते हैं, जर्नल एग्रीमेंट, इसके ऊपर सेंटेंस फॉर्म जरूर करिएगा। नेग्लिजेंट यानी कि लापरवाही कर देना, किसी चीज को नेग्लेक्ट कर देना, उसके बारे में बात की जा रही है। वेंचरिंग के बारे में बात की जा रही है, एक तरीके से जोखिम उठाना। अब ने वेंचर, नया वेंचर स्टार्ट किया है, यानी कि रिस्क लेने की कैपेबिलिटी रखता है ये बंदा, नॉर्मली उसको आप लोग वेंचरिंग बोल देते हैं। अलैक्रिटी का मतलब होता है एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर एक नहीं, किसी चीज को एक तरीके से बोल सकते हैं कि चेयरफुल तरीके से लेकर चलना, ठीक है, या फिर आप लोग बोल सकते हैं नॉर्मली एक तरीके से तत्पर रहना, ठीक है, एक तरीके से चीजों के लिए तैयार रहना, ठीक है, तो ये भी आप लोग बोल सकते हैं, तत्परता नॉर्मली बोल देते हैं, ठीक है। इनएक्सोरेबली का मतलब होता है क्रूरता या फिर कठोरता, ठीक है, जिसको अंदर कुछ ऐसा काम करें इसको रोका ही ना जा सके, इम्पॉसिबल टू रोकना, उसको बेसिकली स्टॉप करना या प्रिवेंट करना। तो ये इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म जरूर किया करो, कई सारे बच्चे फॉर्म करते हैं, अच्छा लगता है, कोशिश तो करो, इंग्लिश आप लोग की अपने आप इंप्रूव होती नजर आएगी। तो ये भी एक अच्छा तरीका है, डेली सेंटेंस जो भी एक नया शब्द सुनते हैं उसके ऊपर एक सेंटेंस फॉर्म करो, तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को अपने आप प्रोडक्टिव होती नजर आएगी। इंप्लीमेंट करके देखो यार, कोई भी मां के पेट से सीख के नहीं आता है। गलत लिखे जा रहे हैं, गलत लिखो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक दूसरे को सही करो। अगर गलत लिख रहे हो, आंसर राइटिंग में भी अगर लगता है कोई गलत लिख रहा है तो कोई टेंशन नहीं है यार, लिखो तो सही है, ट्राई तो करो, ट्राई करोगे तभी तो सीखोगे। तो इस तरीके से आप लोग चीजों को इंप्लीमेंट करके देखो, फिर देखो कितना मजा आता है। पर लेकिन अगर ट्राई नहीं करेगा यार तो फिर कैसे होगा, ठीक है। तो ये तो वही बात हो गई कि गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं, रास्ता में मंजिल मिल ही जाएगी, एक तरीके से भटक कर ही सही, पर गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं, तो क्यों ऐसी चीजों में रहना है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को टेलीग्राम SLV पीडीएफ के नाम से प्रोवाइड करा देता हूं, और पीडीएफ सारी आप लोगों को जो यूट्यूब चैनल जो बेसिकली मेन जो टेलीग्राम चैनल है यूट्यूब से रिलेटेड, उस पर आप लोग देख लीजिएगा, तो सारी चीजें इकट्ठी मिल जाती हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारी चीजें जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे साथ में आप लोग ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी कनेक्ट रह सकते हैं, सारी आईडी के लिंक आप लोगों को वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, या फिर स्टडी लवर वीर या वीर तालियान के नाम से आप लोग जाकर
जाकर सर्च कर सकते हैं। तो आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव रखिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह यूज करने से बचिए और एक समाज को एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश कीजिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।